कॉन्ट्रैक्ट से काम करता है। और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 सबको अच्छी तरह से याद है। कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के ऊपर अगर बात करें तो ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ हमारी सबसे कॉमन डेफिनेशन है जो हमेशा अपने को याद रखनी चाहिए। एग्रीमेंट की अगर बात करें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो वही बेसिकली कहलाता है एग्रीमेंट। और एक प्रपोजल जब भी एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो बन जाता है प्रॉमिस, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और दोनों पार्टीज के नाम, एक का हो जाता है प्रॉमिसर, दूसरे का हो जाता है प्रॉमिसी। चलिए, अब अगर किसी भी एग्रीमेंट के एनफोर्सबिलिटी की बात की जाए तो एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर उसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हो। हम सबको पता है, यानी कि जो कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शंस या एग्रीमेंट होते हैं उसमें हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई वहां पे लीगल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सोशल या डोमेस्टिक नेचर है, खास करके हमारा केस बालफोर वर्सेस बालफोर वाला, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थे, तो सोशल या डोमेस्टिक मैटर के अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं माने जाते, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, सिर्फ हमारे एग्रीमेंट्स ही रहने वाले हैं। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बनने का पहला एसेंशियल हमारे पास में जो है वो यही है बच्चे लोगों कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट जो है वो एक से ज्यादा, 3 टाइप उसके, जिनमें से ओनली एक ही है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। इसलिए हमारी लाइन बिल्कुल जस्टिफाई कर दी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अब अगर आपसे बात करूं कि भाई जो भी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो इसकी एसेंशियल्स क्या है, तो बहुत सिंपल, सेक्शन 10 के हिसाब से बच्चे लोगों 10 पॉइंट हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट हमारे पास में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का है, जो हमारा अगला चैप्टर भी है, तो बट ऑब्वियस इसका डिटेल दो अगले वाले चैप्टर में हम कर ही लेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी दो पार्टी एक ही चीज पर एक ही सेंस में एग्री होनी चाहिए, है ना। अपना वही पुराना वाला एग्जांपल, आई वांट टू सेल माय कार, एक्चुअली आई हैव 2 कार, और मैं अपनी एक कार, मान लीजिए मेरे पास 2 कार, एक मेरे पास फोर्ड का कार, एक मेरे पास टाटा का कार है, तो मैं अपनी बात कर रहा था आई वांट टू सेल माय कार इन 10 लाख, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्ड बट यू आर थिंकिंग अबाउट टाटा, तो इट मींस हमारे बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि हमारे बीच में म्यूचुअल कंसेंट वहां पे नहीं है, बराबर। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास बच्चे लोगों वही ऊपर वाला जो पॉइंट आया, लीगल ऑब्लिगेशन जब तक नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्री कंसेंट का, बच्चे लोगों को पूरा अपना 5th चैप्टर अपन लोगों ने नोट्स के अंदर यही पढ़ा और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए, विदाउट प्रेशर के, और कंसेंट लेते वक्त कहीं पर भी कोर्जन का या अंडू इन्फ्लुएंस का या फ्रॉड का या मिसरिप्रेजेंटेशन का या मिस्टेक का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो हम लोग आगे चैप्टर के अंदर रिवीजन के अंदर भी कवर कर लेंगे, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एंटरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होनी चाहिए। अगेन हमारा अगला टॉपिक भी इसी के अंदर से कवर होगा, बराबर। आगे के हमारे टॉपिक्स है ना ये तो सारे, तो माइनर में, अनसाउंड माइंड पर्सन में और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं होता। सेम उसी तरह से अगला पॉइंट बच्चे लोगों, पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे पास में लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसमें अपन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनेगा तो आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमेशा होना चाहिए लॉफुल, बराबर। अगर अनलॉफुल पर्पस है या अनलॉफुल कंसिडरेशन है, मर्डर का आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो कभी भी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा। मस्ट नॉट हैव एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब इस लेवल पे जब आप रिवीजन लेवल पे आ गए हो बच्चे लोगों, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने पूरा लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा वो सारे वॉइड एग्रीमेंट है, और उनके अलावा भी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो वॉइड है, अनसर्टेनिटी वॉइड है, इम्पॉसिबिलिटी वॉइड है, रेस्ट्रेन टू ट्रेड अगर आपने किया तो वॉइड है, रेस्ट्रेन टू मैरिज किया तो वॉइड है, रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है। वेजरिंग के जो एग्रीमेंट्स हमने पढ़े वो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है यहाँ पे, बराबर, जो आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। हमारा एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए और इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अभी अभी मैंने कर लिया आपसे बात, ये सर्टेन में अपना वही पुराना एग्जाम्पल, आई वांट टू सेल माय कार इन 5 और 6 लाख, तो कोई एक चीज फिक्स करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से स्टार फ्रॉम स्काई, आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने वाला जो हमारा एग्रीमेंट है, भाई ये क्या हो गया था, अचानक लाइट चली गई थी पर वापस आ गई है। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सीधा सा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। स्टार फ्रॉम स्काई, आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने के जो एग्रीमेंट्स है वो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इस चैप्टर का जान जो है वो यही है।
और इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर मेड इन वर्ड स्पोकन और रिटर्न एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसके अंदर क्या यूज होने वाले बच्चे लोगों, वर्ड्स यूज होंगे, फिर वो वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का हमारा सबसे मेजर जो कीवर्ड है वो है डिपेंड्स ऑन द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बराबर, जिसमें पार्टीज वर्ड्स यूज नहीं करती लेकिन उनका एक्ट और कंडक्ट, अपना कुली वाला पुराना एग्जाम्पल बच्चों इसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से लगने वाला है, तो ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। अच्छा, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एटीएम एंड फॉल ऑफ हैमर बेस्ट एग्जांपल हमारे टेसिट के। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 की सारी एसेंशियल को फॉलो कर दे तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। चलिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बच्चे लोगों चैप्टर नंबर 5 में अगर अपन पढ़ते हैं तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, बराबर। इसका कीवर्ड क्या हो गया, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन ऑफ, इट इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। एक पार्टी चाहे तो इसको कैंसिल करवा सकती है, दूसरी इसको कंटिन्यू कर सकती है। ऐसा अगर कोई मैटर है, फ्री कंसेंट वाले पूरे चैप्टर का बेस हमारा यही होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां से अपन इसको करने वाले हैं, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, जिसकी खासियत है कि ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी जब बने तभी से ये होते हैं एब्सोल्युटली जीरो, एब्सोल्युटली वॉइड, इनमें कोई लीगल राइट्स नहीं बनते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की खासियत बच्चे लोगों, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, वर्ड याद आ गया आपको, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, यानी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस परफॉर्मेंस से पहले वो इम्पॉसिबल हो गया, तो वो हमारा हो जाएगा वॉइड वाला कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब बनाया था तब कैसा था सर, बनाया था तब एकदम वैलिड था। पुराना एग्जाम्पल अपना कार सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, लेकिन कार बेचते परफॉर्मेंस होती उससे पहले एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सेम उसी तरह से एक पेंटर मेरी पेंटिंग बनाने वाला था, एक फिक्स डेट हमने कर दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले अगर डेथ हो गई किसी पर्सन की, हम दोनों में से किसी की, तो इट मींस हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज इन लॉ वाला, बराबर, याद आ गया आप लोगों को। तो इट इज अ मैटर ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अपने को ध्यान में रखना है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या है, गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, है ना, यानी सब कुछ सही है भाई, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं, ऐसा हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अनइन्फोर्सेबल होगा। जैसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे रिटर्न में होने चाहिए, लेकिन आपने रिटर्न की जगह ओरल कर लिए, या कुछ टेक्निकल डिफेक्ट, स्टैम्प पेपर बराबर से नहीं लगाया, या लिमिटेशन एक्ट का जो टाइमिंग 3 इयर्स वाला है वो अपन ने फॉलो नहीं किया, तो ऐसा अगर कुछ भी है। बेस्ट एग्जांपल था बच्चों, 2015 के अंदर एक लोन लिया है और 2019 के अंदर अगर आप केस करना चाह रहे हैं तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बिकॉज 3 इयर्स का आपका लिमिटेशन पीरियड वाला टाइम जो है वो निकल चुका है। तो ये इसके एग्जांपल में अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हमारा बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, लेकिन आप लोग जानते हो इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, है ना। हाँ, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, इसमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, बिकॉज अनजस्ट इनरिचमेंट इसके अंदर लगता है, नो पर्सन अलाउड टू टेक बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो ये अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है, बराबर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 5 टाइप्स के हैं, जो हम लोग सेपरेट, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चे लोगों, उन सब के अंदर सप्लाई, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन, या फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स वाले जो अपने पॉइंट थे वो 5 पॉइंट अपन वहां पे कवर करने वाले हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज है, दोनों पार्टीज ने काम पूरा कर दिया है, तो बच्चे लोगों वो हमारा बन जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटली परफॉर्म। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वन और बोथ पार्टीज की तरफ से ड्यू है ना, सपोज करिए कि मैं आपको एक कार बेचने वाला हूं, मैंने कार आपको डिलीवर कर दिया, पैसा आप मुझे बाद में देने वाले हो, तो ये होता है आउटस्टैंडिंग बाय वन साइडेड, जिसको यूनिलेटर भी बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि 1 महीना बाद में आपको कार दूंगा और पैसा भी आप मुझे 1 महीना बाद दोगे, तो दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट अभी फ्यूचर में होने वाला है, वो दोनों ही चीजें कहलाती हैं एग्जीक्यूटरी, है ना, वन साइडेड एंड बोथ साइडेड। लेकिन इसमें 2 पार्ट हमारे हो गए, एक ने कर दिया और एक का अगर बाकी है, एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बाकी है, तो इट इज मैटर ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द मैटर ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दोनों पार्टीज के आउटस्टैंडिंग बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑब्लिगेशन ऑन द बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर आउटस्टैंडिंग, यानी दोनों पार्टीज को भी परफॉर्म करना बाकी है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे लोगों को बहुत सिंपल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। व्हाट अबाउट द ई कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको पढ़ के जाइएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जहां पे आप मेल्स वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज कर रहे हैं,
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर में मजेदार चीज जो बढ़िया पढ़ने वाली है वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका बेस जाएगा, जो आप ध्यान रखेंगे। अदर प्रोविजंस के अंदर बच्चे लोगों कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड कर दिया या फॉरबिडन बाय लॉ कर दिया वो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, और आप जानते हो इलीगल है तो वॉइड भी होगा ही होगा। आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी इलीगल का कोलेटरल एग्रीमेंट हुआ, उसका जो सपोर्टिव एग्रीमेंट हुआ वो भी इलीगल और वॉइड होने वाला है, बराबर। लेकिन अगर मेन एग्रीमेंट आपका सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है, इलीगल नहीं है, तो उसका जो कोलेटरल होगा वो नॉट अफेक्टेड होगा, वो वैलिड वॉइड वॉइडेबल कुछ भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि वैलिड का कोलेटरल नॉट अफेक्टेड, वॉइड का कोलेटरल भी नॉट अफेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलीगल अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो उसका कोलेटरल हमेशा इलीगल एंड वॉइड होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो चैप्टर फर्स्ट में बच्चे लोगों ये चीजें हमारे पढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। चलिए बच्चे लोगों बहुत फटाफट से चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या कंसेप्ट काम में आने वाला है। आइए इसको भी हम लोग यहां से देख लेते हैं। चलिए बच्चे लोगों सेकंड चैप्टर पे हम लोग बात शुरू कर देते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप लोग जानते हैं, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमारा ऑफर होता है। तो ऑफर क्या कहते हैं, आइए फटाफट से डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2A की। When one person signify to another his willingness, यानी कि जहां पे एक पर्सन जो ऑफरर होने वाला है, सिग्निफाई का मतलब बताता है, अनोदर यानी कि ऑफरी को अपना विलिंगनेस, आप लोग जानते हैं अपनी इच्छा बता रहा है, और किस बारे में, टू डू समथिंग, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब भी आप लोग जानते हो, नॉट टू डू समथिंग। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना डिजायर बता रहा है किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने के लिए, और जिसमें उसका पर्पस ये है कि सामने वाले की कंसेंट मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया है प्रपोजल, बराबर। तो बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और किसी भी ऑफर को वैलिड बनाने के लिए हमको कई सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, कई सारे रूल्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें हमारा पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट केस के साथ है बच्चे लोगों, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द अदर पार्टी। अब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी भी ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफरी को हो जाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर एक्सेप्टेंस पहले दे दिया, जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में था कि लालमन शुक्ला ने नेफ्यू को सर्च करके रिटर्न पहले कर दिया, बाद में उसको 501 के रिवॉर्ड के बारे में पता लगा, तो लॉ कहता है भाई यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी रिवॉर्ड, क्योंकि ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। तो ऑफर का कम्युनिकेशन हमेशा ऑफरी को एक्सेप्टेंस से पहले ही हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा बहुत सिंपल बच्चों, ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, क्लियर और सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, पहले से हम लोग जानते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बहुत मेजर पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं, बराबर। अब आप लोगों को यहां ये समझना चाहिए कि जनरल ऑफर में और इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर कोई तरह का प्राइस डिक्लेयर है, या एक ऐसा ऑफर है जो कॉमन पब्लिक के लिए है, जो सबके लिए है, जिसको एनी पर्सन फ्रॉम पब्लिक कैन एक्सेप्ट, वो सारा हमारा मैटर क्या कहलाता है, जनरल ऑफर का। लेकिन वहीं इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर के अंदर एक इन्विटेशन जाएगा, और जो पर्सन उस इन्विटेशन को देख रहा है वो आकर के ऑफर करेगा, और नाउ इन्विटेशन देने वाले की चॉइस के ऊपर है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चे लोगों हमने पढ़े थे। प्राइस लिस्ट का एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, हमने कहा था कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो बेसिकली आप पिज्जा ऑर्डर करके ऑफर नहीं कर रहे हो, हालांकि सामने वाला मना कर दे तो आप सूट फाइल कर दोगे, बट ऑब्वियस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड आपके लिए इन्विटेशन टू ऑफर है, जिसमें से आपने देख करके पिज्जा ऑर्डर किया, वो आपकी तरफ से ऑफर है। अब सामने वाले की मर्जी पे है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत क्लियर है। सेम उसी तरह से कोई भी शोरूम में प्राइस टैग लगे हुए हैं, या किसी भी सेल्फ सर्विस स्टोर के अंदर जाकर के, अपना बहुत फेमस वो शंभू दयाल वाला एग्जाम्पल है बच्चे लोगों, जहां जाकर के आपने कुछ गुड्स सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके कैशियर के पास में गए, और कैशियर ने पेमेंट लेने से मना कर दिया है, तो आप उस कैशियर के ऊपर या शॉप ओनर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हो, है ना। रीजन क्या है इसका, बहुत क्लियर है। शोरूम में, सेल्फ सर्विस स्टोर में जितना भी रैक्स में सामान पड़ा हुआ है, वो सबका सब सिर्फ क्या है, इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर।
आपका गुड्स को सेलेक्ट करके पेमेंट के लिए पूछना ऑफर है, और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं करना सामने वाले की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। सेम उसी तरह से एडवर्टीजमेंट, भाई हाउस अवेलेबल फॉर रेंट अगर है तो वो भी इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर है। कंपनी का प्रोस्पेक्टस बेस्ट एग्जांपल है, इन्विटेशन टू ऑफर है। जब आप शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजते हो वो आपका ऑफर है, और अगर कंपनी आपका शेयर अलॉट कर देती है तो इट मींस एक्सेप्टेंस वहां पे हो जाएगा, और अलॉट नहीं किया और रिफंड कर दिया तो मतलब आपका ऑफर रिजेक्ट हो गया। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों, रेलवे या बस के जो टाइम टेबल्स होते हैं, तो हम कई बार सीट के लिए उनका जो रेलवे का टाइम टेबल है वो इन्विटेशन है, फिर हमने अप्लाई किया कि सर टिकट दे दो हमको, हमारा ऑफर है अभी अवेलेबल होगा, सीट तो मिलेगा, पर नहीं मिलता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल हमारे इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर के हैं। तो एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा बहुत अच्छा है बच्चों, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन ऑफ कैजुअल इंक्वायरी। यानी कैजुअल इंक्वायरी का रिप्लाई करना कभी ऑफर में नहीं आएगा। अपना बहुत फेमस केस बच्चों, हार्वे वाला जो अपना केस था, जहां पे हमने पूछा था, 2 सवाल पूछे थे कि भाई ये हॉल पेन जो है वो कितने का है, प्लस क्या आप हमको बेचोगे। सामने वाले ने सिर्फ प्राइस बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं ऑफर किया कि वो आपको बेचेगा। तो अगर किसी शॉप पे आप गए और आपने सिंपल पूछ लिया कि भाई साहब ये शर्ट कितने का है, उसने कहा 1000 रुपए, अब आपने कहा ठीक है पैक कर दो। अब सामने वाला मना कर सकता है, अब आप कह रहे हो नहीं आपने ऑफर किया ना 1000 में बेचोगे, उसने ऑफर नहीं किया है, उसने सिर्फ आपकी कैजुअल इंक्वायरी का जवाब दिया है। अभी आपको परचेस करना है तो आप ऑफर कर रहे हो कि आप हमको 1000 के अंदर सेल करोगे, उसका मर्जी होगा तो बेचेगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं बेचेगा, क्योंकि कैजुअल इंक्वायरी का रिप्लाई करना कभी भी ऑफर के अंदर नहीं आता है, अपने को ध्यान में रखना है। बट ऑब्वियस ऑफर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए या नॉट टू डू समथिंग, बराबर आपको एग्जाम्पल याद है कि भी मुझे यहां पढ़ाने का पैसा मिलेगा या मुझे और कहीं नहीं पढ़ाने के लिए यहां पे पैसा दिया जा रहा है, तो टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है ना, ऑफर मस्ट बी मेड, ऑफर का पर्पस होता है सामने वाले की कंसेंट लेना, डेफिनेशन के अंदर ही आ गया था। ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर के साथ अपन कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई आई वांट टू सेल माय कार इन 5 लाख, इफ यू वांट टू बाय यू हैव टू डिपॉजिट 50,000 एडवांस टिल इवनिंग। तो ये मेरे ऑफर के साथ कंडीशन लग गया, एंड इफ यू वांट टू एक्सेप्ट माय ऑफर, आपको उसके साथ का कंडीशन भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बच्चों पुराना पॉइंट है अपना, आप किसी भी ऑफर के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस मान लिया जाए, जिससे कनेक्टेड एक पॉइंट था, साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर किया कि आई वांट टू बाय योर बाइक इन 50,000 और आई नीड योर रिप्लाई। अगर आपका रिप्लाई नहीं आया, इन केस ऑफ देयर इज नो रिप्लाई, इट विल बी ट्रीटेड एज यस। तो मैं मान लूंगा कि हाँ आपका जवाब यस में है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन में नहीं लगा सकता जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर क्लियर माइंडेड है बच्चे लोगों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है टाइप्स ऑफ ऑफर का, और टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहले आता है हमारे पास में एक्सप्रेस ऑफर, जो वर्ड्स या स्पोकन से होता है। इंप्लाइड ऑफर पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, जो कंडक्ट ऑफ पार्टी से होता है। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को किया जाए, जैसे अगर मैं आपको ही कोई ऑफर कर रहा हूं, मैं किसी पर्सन अमित को ऑफर कर रहा हूं, मैं किसी पर्सन रीमा को ऑफर कर रहा हूं, तो ये सारे मैटर हमारे जो है वो स्पेसिफिक ऑफर के अंदर आएंगे, जिसको वो स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जनरल ऑफर वर्ड एट लार्ज होता है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त हमारा बेस्ट एग्जांपल था जनरल ऑफर का, जहां एक्सेप्टेंस कैसे देना है उसके नेफ्यू को सर्च करके लाके दीजिए, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। दूसरा फेमस केस बच्चों हमारा कार्निल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी। जैसे ही आप उस मेडिसिन को यूज करेंगे स्मोक बॉल को, इट मींस आपने ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो जनरल ऑफर में इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल द टर्म्स ऑफ ऑफर, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्रॉस ऑफर की खासियत बच्चों, सिमिलर या आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर। जब दो लोग एक दूसरे को सेम टू सेम ऑफर कर देते हैं बच्चे लोगों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको क्रॉस ऑफर के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। तो एक ही ऑफर अगर दोनों ने सेम, मैंने आपको यहां से लेटर लिख दिया आई वांट टू सेल माय हाउस इन 5 करोड़ विल यू बाय, और आपने वहां से एक लेटर लिख दिया कि आई वांट टू, मैंने आपको ऑफर किया आई वांट टू बाय योर हाउस इन 5 करोड़ विल यू सेल, और आपने लिख दिया वहां से कि भाई आई वांट टू सेल माय हाउस इन 5 करोड़ विल यू बाय। तो एक तरह से दोनों लोगों ने सेम ऑफर, अगर एक दूसरे को, मुझे आपका घर परचेस करना है, आपको अपना घर मुझे बेचना है, सेम ऑफर हमने एक दूसरे को कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल ऑफर, अपने को ध्यान में रखना है। काउंटर ऑफर की खासियत थी बच्चे लोगों, इसके अंदर हम लोग कर देते हैं ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन, है ना। जहां पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस आ गया, रिजेक्शन ऑफ ऑफर हो गया। जहां दोनों लोगों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर नहीं दिया,
क्रॉस और काउंटर का डिफरेंस क्या है? क्रॉस में तो सेम ऑफर एक दूसरे को कर दिया था, यहां पे व्हेन द ऑफर ही ऑफर टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशंस। यहां खासियत क्या थी कि मैंने आपको बोला I want to sell my car in 5 lakh, will you buy? और आपने कहा yes I want to buy but in 4 lakh, तो it means आपने मेरे 5 lakh के ऑफर के बदले में अपना 4 lakh का नया ऑफर मुझे काउंटर कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। और इससे हमारा ओरिजिनल ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशंस आ गए, तो दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए ओपन रहता है बच्चों, टेंडर हमारा बेस्ट एग्जाम्पल इसके अंदर था, इसको कंटिन्यू या ओपन ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। जो एक पर्टिकुलर जैसे टेंडर किसी को देते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ओपन रहता है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। तो ये हमारे ऑफर के सारे टाइप्स हैं जो यहां आकर के हो जाते हैं खत्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों को हमारे पास जबरदस्त वाला एक्सेप्टेंस का, और एक्सेप्टेंस का पॉइंट क्या कहता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को हमने प्रपोजल दिया यानी कि ऑफरी इज मेड सिग्निफाइज एसेंट देयर टू, अगर वो अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देता है बच्चों, एक्सेप्टेंस देना ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है भाई, तो हम बोलेंगे कि हमारा प्रपोजल क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे ऑफर के बहुत सारे रूल्स थे, वैसे ही एक्सेप्टेंस के भी कई सारे रूल हमारे सामने आते हैं बच्चे लोगों, और वो रूल क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बराबर, बहुत सिंपल है, ऊपर ही डेफिनेशन के अंदर आ गया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और ब्रॉगडन वाला हमारा केस इसमें बहुत जबरदस्त है बच्चों, जहां एक कॉन्ट्रैक्टर ने कोल की सप्लाई के लिए अपना एप्लीकेशन जो है, अपना जो टेंडर है वो कंपनी को सेंड किया, ठीक है, यानी कंपनी को उसने ऑफर किया, और कंपनी का जो मैनेजर था उसने एक्सेप्टेंस लिख दिया लेकिन अपने टेबल के ड्रॉर में डाल करके वो भूल गया और आगे कम्युनिकेट नहीं हुआ। हम जानते हैं कि एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, बिकॉज एक्सेप्टेंस का जब तक वापस ऑफर को कम्युनिकेशन नहीं हो तब तक वो वैलिड नहीं होता है। तो फेमस केस है, अपने को ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर, एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको ऑफर किया है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। हाँ, जनरल ऑफर में कोई भी दे सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस वही बंदा देगा जिसको हमने ऑफर किया। बच्चे लोगों को बोल्टन वाला केस याद आया, एक शॉपकीपर को गुड्स का कोई ऑर्डर मिला, बराबर, लेकिन शॉपकीपर ने अपना शॉप किसी और को सेल कर दिया था, और जिस पर्सन जो नया ओनर था उसने सप्लाई कर दिया। अब लॉ ये कहता है कि नया पर्सन का सप्लाई करना वैलिड सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज ऑफर उसको किया ही नहीं गया था, ऑफर पहले वाले को किया गया था, तो नया वाला इस पर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना था, बोल्टन वाला केस हम लोग ने पढ़ा हुआ है, बराबर। नंबर थर्ड क्या कहता है? A valid contract arise only if the acceptance in absolute। बच्चे लोगों, एक्सेप्टेंस में अगर आपने चेंजेस कर दिए तो पहले अपन बात कर चुके हैं, वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस अगर आपने वेरिएशन डाल दी है, जैसे आई वांट टू सेल माय हाउस इन 5 करोड़ और आपने बोल दिया नो आई वांट टू बाय इन 4 करोड़, तो इसका मतलब वेरिएशन हो गया, और वेरिएशन अगर हो गया तो फिर ये काउंटर ऑफर हो जाएगा, वो ओरिजिनल ऑफर हमारा रिजेक्ट हो गया। तो एक्सेप्टेंस हमेशा अनक्वालिफाइड यानी कि कंडीशन के बगैर, और एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट होनी चाहिए। अब एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए बच्चों? जो मोड प्रिस्क्राइब करें। अगर मैंने आपको ऑफर किया और मैंने आपको बोल दिया कि मुझे आपका एक्सेप्टेंस रिटर्न में चाहिए, तो आप रिटर्न में दोगे। मैंने बोला फोन पे चाहिए तो फोन पे दोगे। तो जो भी मोड प्रिस्क्राइब किया जाए उसमें होना चाहिए। हाँ, अगर सामने वाले ने वो मोड प्रिस्क्राइब वाला फॉलो नहीं किया, किसी और मोड से दे दिया, तो डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द ऑफरर कि वो एक्सेप्टेंस को माने या फिर न माने, ठीक है। सेम उसी तरह से एक्सेप्टेंस भी आपको कब देना है? प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। मैंने आपको ऑफर किया और मैंने बोला मुझे एक्सेप्टेंस 2 दिन में चाहिए, तो आपको अपना एक्सेप्टेंस 2 दिन में ही देना है। अगर आप 2 दिन के बाद एक्सेप्टेंस देते हैं तो डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द ऑफरर कि वो एक्सेप्टेंस माने या नहीं माने, क्योंकि आपने 2 दिन के अंदर दिया तब तो मानना ही है, लेकिन 2 दिन बाद देते हो तो मेरी डिजायर के ऊपर है कि मैं आपका एक्सेप्टेंस मानूं या नहीं मानूं, मैं किसी और को सेल कर दूं, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर टाइम डिसाइड नहीं किया तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, और रीजनेबल टाइम का लॉ में कोई डेफिनेशन है नहीं, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों? A valid contract can arise only when एक्सेप्टेंस हमेशा आपको देना है एक्सेप्टेंस के लैप्स होने से पहले एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ले सामने वाला या लैप्स हो जाए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होने से या लॉ में चेंज होने से, किसी भी वजह से ऑफर खत्म होने से पहले अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं तभी वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। एक्सेप्टेंस कभी भी साइलेंस से प्रेजम्पशन में नहीं आती है। ये अपना वही पॉइंट है कि मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप चुप रहे तो मैं आपकी हाँ मान लूंगा, और आप सच में चुप रह गए, तो एक्सेप्टेंस कभी भी साइलेंस से प्रेजम्पशन में नहीं आती। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस।
अच्छा, फेल्ट हाउस वाला अपना केस बच्चों याद आया, जहां पे एक अंकल ने अपने नेफ्यू को लिखा था जो हॉर्स में ट्रेडिंग करता था कि भाई मुझे तुमसे एक हॉर्स चाहिए और अगर तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा तुमने मुझे बेच दिया है, और उसने एक्चुअल में हॉर्स अलग भी करवा दिया था लेकिन रिप्लाई नहीं किया। तो यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आप लगा सकते हो, और कभी भी साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट यहां पे नहीं माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से ना। उसके बाद में बच्चे लोगों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द ऑफर इज एनी प्रीवियस कनेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज जरूर थी, हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपका प्रीवियस कंडक्ट ये कहता है कि आपने किसी मैटर के ऊपर साइलेंस से ही एक्सेप्टेंस दिया है तो फिर साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस माना जाएगा। याद करो मैगजीन वाला एग्जांपल, हमने 1 साल के लिए एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया था, 1 साल पूरा हो गया, पैसा भर दिया, उसके बाद भी मैगजीन कंपनी मैगजीन भेजती रही बराबर से, और हमने उसका अपोज भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, तो लॉ कहता है यू हैव टू पे फॉर दिस, बिकॉज आपका उस मैगजीन को एक्सेप्ट करना और उनको मना नहीं करना, इट मींस आपने साइलेंट रह करके उस पर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सीधी सी बात हो गई। तो अच्छा पॉइंट था हमारा। फिर बच्चे लोगों हमारे पास एक बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट आता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट जो है वो बहुत जबरदस्त है, और इसके लिए आप लोगों को बच्चे लोगों याद करिए कि मैंने रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को एक टेबल जो है वो इस तरह का प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास ये टेबल नहीं हो भाई तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको टेबल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इस टेबल के थ्रू आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे टॉपिक को जो है वो समझ सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपने समझाओ तो पहले से वही है, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है सारे टॉपिक को, तो टेबल जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी मदद कर देगी। आइए चेक करते हैं बच्चे लोगों कि इस टेबल के अंदर बेसिकली क्या है और आप इसको कैसे समझ सकते हो, है ना। जैसे कि हमारा पहला कंसेप्ट आता है कि जब हम लोग डिस्टेंस प्लेस पे होते हैं, ये रूल कब काम करते हैं बच्चों, जब हम लोग आमने सामने हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी ऑफर किया, आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस प्लेस के ऊपर हैं तो उस केस में हमारे लिए सारे रूल काम करते हैं कि मैं आज आपको ऑफर करूंगा, 2 दिन बाद आपको लेटर मिलेगा, फिर आप लेटर लिखोगे, एक्सेप्टेंस मुझे 4 दिन बाद मिलेगी। तो वो डेट कौन सी हो, वक्त कौन सा हो, जब हम मान लें कि हाँ भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। तो मैंने कुछ रूल्स बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब होता है, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। बच्चों समझना बराबर से, जब भी ऑफरी के नॉलेज के अंदर आ जाए, जैसे मैंने यहां से आज के डेट पे मान लीजिए 8 जून को मैंने यहां से आपको ऑफर किया है बराबर। 8 जून को अगर मैं आपको मान लीजिए ऑफर करूं और आपको मतलब लेटर से ऑफर करूं और आपको लेटर 10 जून को मिलता है, तो 10 जून जो है वो ऑफर का कम्युनिकेशन डेट माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपके पास मेरा लेटर पहुंच गया, जिस दिन रीच हो गया, बच्चे लोगों समझना, जिस दिन पहुंच गया उस दिन मान लेते हैं कि आपको ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि मैंने आपको 8 को लेटर भेजा जो 10 को आपको मिला, लेकिन आपने उसको 11 को रीड किया है, तो बच्चों रीड वाली डेट ही कम्युनिकेशन की डेट मानी जाएगी। देखो मैंने टिक कर रखा है कि भाई कम्युनिकेशन की डेट कौन सी मानी जाए, जिस दिन पोस्ट किया, जिस दिन रीच किया, जिस दिन रीड किया। तो रूल कहता है जिस दिन रीड किया, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कब पढ़ा, तो जब रीच हुआ उसी दिन हम मान लेते हैं कि पढ़ा हुआ है, तो रीच वाली चीज अपने को ले लेनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ फिर आता है बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, ऑफरर और ऑफरी के लिए अलग अलग होता है, आप लोगों को मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ऑफरर के लिए जैसे ही यहां से मैंने सामने वाले को लेटर भेजा और जैसे ही उसने लेटर को वहां से पोस्ट किया, बच्चे लोगों पोस्ट जब कर दिया, तभी हम मान लेते हैं कि ऑफरर के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, यानी ऑफरर के अगेंस्ट में वहीं पे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया। अब ऑफरी के अगेंस्ट में कब होगा, ऑफरी के अगेंस्ट में कब होगा बच्चे लोगों, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर यहां पे वापस से रिसीव कर लेगा। और रिसीव करने का मतलब इस बार रीच नहीं है बच्चे लोगों, इस बार जब वो रीड कर लेगा एक्सेप्टेंस को, तब हम मान लेते हैं कि हाँ भाई यहां पे कम्युनिकेशन हो गया। अब अगर कोई ऑफर का कम्युनिकेशन करना चाहे तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब तक कर सकता है बच्चों, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय द ऑफरी। यानी यहां से मैंने आपको ऑफर कर दिया और ऑफर करने के बाद मैं चाहता हूं कि यार मैं अपना एक्सेप्टेंस वापस ले लूं। ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सेप्टेंस आपसे वापस ले लूं, तो बहुत सीधा सीधा सा है बच्चे लोगों, आप वहां से लेटर पोस्ट करो, उससे पहले बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय द ऑफरी, यानी ऊपर वाला पॉइंट, ऑफरी वहां से लेटर पोस्ट करे
उससे पहले पहले मेरा जो रिवोकेशन का लेटर है बच्चों वो रीच हो जाना चाहिए, तभी वो रिवोकेशन माना जाएगा। और मेरा लेटर वहां रीच होने से पहले पहले, रीच जरूरी नहीं है, रीच होना जरूरी है, उसने अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया तो मेरा काम गया, मेरा ऑफर वहां पे पूरा मान लिया जाएगा कि हाँ भाई अभी मैं ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। अच्छा, सेम उसने वहां से एक्सेप्टेंस भेजी और वो एक्सेप्टेंस को रिवोक अगर करना चाह रहा है तो बिल्कुल, जब तक एक्सेप्टेंस मुझे यहां मिले उससे पहले पहले वो सामने वाला एक्सेप्टेंस का रिवोक कर सकता है। और ये भी बच्चों रीच होना जरूरी है, पहुंचना बहुत जरूरी है, अपने को ध्यान में रखना है। तो रिवोकेशन के साथ रीच वर्ड अटैच है। रिवोकेशन तभी वैलिड माने जाते हैं जब सामने वाले के पास पहुंच जाए, बराबर, पढ़े नहीं पढ़े बात की बात है, लेकिन रीड नहीं, यहाँ पे रीच पहले जरूरी है, अपने को ध्यान रखना है। हाँ, रीड कब जरूरी है, अगला वाला पॉइंट मेरे साथ में देखो बच्चे लोगों, इस टेबल से आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन रिसीव रीच एट द सेम टाइम, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी पहुंच गया, साथ में रिवोकेशन भी आ गया, तो बच्चों लोग कहता है जो सबसे पहले नॉलेज के अंदर आया, यानी जो दोनों में से आपने पहले इस बार पहुंचना जरूरी नहीं है, जो रीड आपने किया वो चीज वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि पहुंचे तो दोनों साथ में है। ठीक है ना, अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का टेलीग्राम साथ में आ जाए बच्चों, तो लॉ कहता है यहां पे भी जो पहले आपने रीड किया वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन कॉमन माइंड जो है, जनरली हम ये मानते हैं कि टेलीग्राम जो है वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर पढ़ा जाता है, तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर, बहुत सिंपल है ना। उसके बाद बच्चों एक और पॉइंट मैंने डाला है, हाँ, अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और टेलीफोन साथ साथ में आ जाए, मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया और इधर ऑफरी ने टेलीफोन भी कर दिया, एक्सेप्टेंस हमको आंखों से दिख रहा है कि हाँ भाई यस लिखा हुआ है, लेकिन फोन पे वो कह रहा है नहीं यार मैं तो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूं, तो लॉ कहता है जो उसको पहले नॉलेज के अंदर आया, बराबर से। अब ये थोड़ा सा फनी टाइप पॉइंट हो गया कि पहले नॉलेज में क्या आया, वेदर उसने पढ़ पहले लिया या सुन पहले लिया, जो भी चीज पहले हुआ बच्चे लोगों वो वैलिड मानी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था कि उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा वो हेलो हेलो करके, क्योंकि फोन पे कम्युनिकेशन तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक सामने वाले को सुना ही नहीं दे। तो लॉ ये कहता है ये दोनों साथ में आए तो जो पढ़ा पहले या जो सुना पहले वो चीज वैलिड मानी जाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस टेबल के थ्रू आप लोग बहुत आराम से पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर करके जा सकते हो कि हाँ भाई ऑफर का कम्युनिकेशन हमारा किस वक्त के अंदर होता है, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के लिए, ऑफरर के लिए अलग होता है, ऑफरी के लिए अलग होता है, तो किस तरीके से होता है ये आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया और बच्चे लोगों को एक एग्जाम्पल भी अपन ने डाला यहाँ पे, ये देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया। एग्जाम्पल कहता है ए ने एक लेटर लिखा, प्रपोज टू सेल, लेटर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 80,000, है ना। लेटर उसने 6 तारीख को पोस्ट कर दिया है, तो सामने वाले को 8 तारीख को मिल गया है, तो हम मान लेंगे कि भाई 8 को ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि 8 को पहुंच गया लेकिन 9 को रीड आउट किया, तो फिर 9 को हम ऑफर का कम्युनिकेशन मानते हैं। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने आपको बोल ही दिया, दोनों के लिए अलग अलग होता है। ऑफरर के लिए कब होता है, जब लेटर पोस्ट हो जाए, और एक्सेप्टर के लिए कब होता है, जब यहां पे ऑफरर को लेटर रिसीव हो जाए। सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पे भी डाला है अपन ने, बी एक्सेप्ट एस प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9, ऊपर वाले एग्जांपल के आगे 9 को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, तो 9 को जैसे लेटर पोस्ट किया बच्चे लोगों, ऑफरर के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो ए के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन 9 को ही हो गया, उसी दिन हो गया ऑफरर के लिए, और जब ये लेटर 11 तारीख को ए को मिलेगा तो बी के लिए भी उस दिन कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखो बी के लिए कब हो जाएगा, जब ए को यहां पे आकर के लेटर मिलेगा, बराबर। तो समझना आपको मेरी एक क्रॉस में चलता है, वो वहां से ऑफरी लेटर भेज रहा है, जैसे ही पोस्ट कर रहा है, यहाँ ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है ना। और जब ऑफरर को लेटर रिसीव हो रहा है तो ऑफरी के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। रिवोकेशन वाला पॉइंट अपन लोग वहां से बिल्कुल आराम से पढ़ चुके हैं बच्चे लोगों, तो बहुत आराम से आप कर लेंगे कि लेटर पोस्ट करने से पहले ऑफर का रिवोकेशन हो सकता है, और यहां लेटर रिसीव हो उससे पहले पहले एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन भी हो सकता है, उसके बाद में नहीं होगा। ये सारे रूल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ सिंपल रूल बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेलीफोन के ऊपर तब वैलिड माना जाएगा जब सुना जाए, ठीक है। और कई बार इस पे बच्चे लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो भी थी कि कई बार हम ऑफर के साथ में कुछ कंडीशंस को अटैच कर देते हैं, तो जैसे ही ये कंडीशन आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, एक्सेप्टेंस दिया, मान लेते हैं आपने कंडीशन भी मान ली। याद है आपको एग्जांपल वो एयर इंडिया वाला, कि जहां पे एयर इंडिया के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी, टिकट के आगे लिखी हुई थी या वहां पे नोटिस बोर्ड पे लिखी थी, तो ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि अगर आपने टिकट परचेज कर लिया है तो इट मींस वहां आपका उन कंडीशंस के लिए भी एक्सेप्टेंस हो गया है, ठीक है। ये मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन का हमारा एग्जाम्पल था। सेम वो लिली वाला, व्हाइट लिली वाला जो ड्राइक्लीन वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया था बच्चे लोगों की, जब आप ड्राइक्लीन के कपड़े दे रहे हो तो जैसे ही आपने उसका कपड़े दिए
वो रिसिप्ट आपने रिसीव किया तो उस पर लिखी हुई कंडीशंस के लिए आप लोग बाउंड हो जाते हो। ये मान के चला जाता है कि आपने उन कंडीशंस पे भी एक्सेप्टेंस दिया है, हालांकि कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। अपन ने एग्जांपल में यही पढ़ा कि कंडीशन रीजनेबल नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने उनको हटा दिया। लेकिन नॉर्मल पॉइंट क्या है, sometime there are situation where there are contract with special condition, these special condition are conveyed tacitly। tacitly का मतलब हो गया कि भाई कहीं पे लिखी हुई है या नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है या छोटे में लिखी हुई है, और एक्सेप्टेंस भी उनका एक तरह से tacitly होता है। tacitly का मतलब कंडक्ट से होता है कि जैसे आपने टिकट परचेज किया, इट मींस आपने कंडीशंस के लिए भी एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो ये आप लोगों को सेकंड चैप्टर के अंदर भी ध्यान में रखना चाहिए बच्चे लोगों। तो यहां आकर के हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड चैप्टर बच्चे लोगों कंसिडरेशन का क्या कहता है, सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing something। याद आया बच्चे लोगों, एक ही डेफिनेशन जिसमें प्रेजेंट टेंस भी है, जिसमें पास्ट टेंस भी है, जिसमें फ्यूचर टेंस भी है। थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। प्रोमिसर का डिजायर पे प्रोमिस या किसी और पर्सन ने कुछ भी किया या डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किया या नहीं किया, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग वाला पॉइंट अपना। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, फिर से वही बात हो गया, किया या करने से मना किया, या प्रॉमिस किया करने का या प्रॉमिस किया नहीं करने का, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तीनों टेंस लग गए। तो यहां पे हम कहेंगे कि भाई यही चीज जो करने या नहीं करने वाली चीज है बच्चों, वही होती है एक्चुअल में कंसिडरेशन। बट ऑब्वियस है, मैंने आपको बोला आप मेरी कार परचेज कर लीजिए 10 लाख रुपए के अंदर, तो कार और 10 लाख हमारे लिए कंसिडरेशन हो गया है ना। मैंने अगर किसी को ऑफर किया कि तुम मेरी पिक्चर के अंदर काम करो, मैं तुमको 10 लाख दूंगा, तो ये किसी काम को करने के लिए हो गया। तुम किसी और की मूवी नहीं करोगे, मैं तुमको 10 लाख देता हूं, तो ये नहीं करने का उसका जो प्रॉमिस है वो नॉट टू डू वाला कंसिडरेशन हो गया, एब्सटेन वाला कंसिडरेशन हो गया, और 10 पैसा जो है वो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन हो गया। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब किसी भी वैलिड कंसिडरेशन के लिए जो क्वालिटीज हमको चाहिए बच्चे लोगों, तो सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन के अंदर ही आ गया, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पर होना चाहिए। अगर किसी और की डिजायर पर है या वॉलंटरी डिजायर है तो वहां पे वैलिड कंसिडरेशन कभी भी नहीं माना जाएगा। याद आया आपको एग्जांपल, जहां पे वॉलंटरी कंसिडरेशन है, यानी जहां बगैर सामने वाले के ऑफर की या रिक्वेस्ट की अगर मैंने उसके लिए कुछ भी काम कर दिया है, तो लॉ कहता है कि भाई वो चीज कभी भी कंसिडरेशन के अंदर काम नहीं आएगी, ठीक है। या एट द इंस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी अगर हमने कोई भी काम करके दे दिया, इसमें अपना वो बेस्ट एग्जाम्पल था बच्चे लोगों को याद करो, जो अपने एक एग्जाम्पल भी था कि रोड बनानी है और कॉलोनी वालों ने उस रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन को दिया, सेम टाइम पे उसको गवर्नमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है क्योंकि वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर था। तो इट मींस जो उसने काम किया वो हमारी डिजायर पे नहीं करके गवर्नमेंट की डिजायर पे किया, तो हमसे कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि कंसिडरेशन तभी वैलिड होता है जब वो पार्टीज की डिजायर के ऊपर ही हो, प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर ही हो, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये हमने को ध्यान में रखना था, ठीक है। इट नीड नॉट बेनिफिट फॉर द प्रोमिसर हिमसेल्फ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पेरेंट्स आपके लिए जो चीजें लेके आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं लेकिन खुद के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो प्रोमिसर के फायदे के लिए हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इलिजरी या फेक नहीं होना चाहिए। अपने को पता है इन द आइज ऑफ लॉ उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन। बच्चों सलमान वाला जो हमारा एग्जांपल था बराबर, कि जहां एक केस लड़ने के लिए कोई, मान लीजिए कि कोई पर्सन अपना केस लड़ने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया देता है और फिर मुझे वही बंदा 50 लाख और देता है उस केस को विन करने के लिए, तो बट ऑब्वियस है जब मैं 1 करोड़ ले चुका हूं तो वो खाली केस लड़ने का नहीं है, केस लड़ूंगा तो बट ऑब्वियस जीतने के लिए लड़ूंगा। तो सेम चीज के लिए अगर मुझे आप और ऑब्लिगेशन देते हैं तो और कंसिडरेशन देते हैं तो वो कभी भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बस समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए बच्चे लोगों, कुछ न कुछ होना चाहिए और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होगा। फ्री कंसेंट अगर नहीं है और कंसिडरेशन आपका, जैसे 5 लाख की चीज मैंने आपसे 50 रुपए के अंदर ले लिया लेकिन फोर्स करके लिया, तो बट ऑब्वियस है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज कोई पर्सन अपनी चॉइस से, क्योंकि प्रोमिसर की डिजायर पे है, तो अगर मैं अपना 1 लाख का चीज आपको 1000 के अंदर भी दे रहा हूं तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्योंकि एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बस समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। चनैया वर्सेस रमैया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कंसिडरेशन फर्निश कौन करेगा? प्रॉमिस ही कर सकता है, उसके अलावा भी कोई कर सकता है, बराबर से। कंसिडरेशन डिजायर हमेशा प्रोमिसर की होगी, लेकिन कंसिडरेशन देने वाला जो पर्सन है वो प्रोमिस भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। जैसे चनैया वर्सेस रमैया के केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हाँ, मदर और डॉटर के बीच में,
लेकिन जिसके अंदर बेनिफिट सारे किसको दे रहे थे, उसकी आंटी को दे रहे थे, उसकी मासी को दे रहे थे। तो मासी की तरफ से कंसिडरेशन भले नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उस लड़की की मदर ऑलरेडी कंसिडरेशन का पेमेंट कर चुकी थी। चनया वर्सेस रमैया में हमने पढ़ा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, कंसिडरेशन मे बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसी, या कोई और पर्सन भी पे कर सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग के लिए होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अपना वही पॉइंट हो गया बच्चों, हो सकता है अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तीन तरह के कंसिडरेशन होते हैं, एक होता है पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है, जहां पे कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस गिवन बाय पार्टी बिफोर द प्रॉमिस इज मेड, यानी कंसिडरेशन आपने पहले दे दिया, उसके बाद में जाकर के प्रॉमिस किया गया। इसकी भी एक टेबल है, आपको अभी सिखा देता हूं वो टेबल से, वो भी टेबल आपके साथ में भी शेयर करता हूं मैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन जो साइमल्टेनियसली हो रही है, इधर मैंने आपको पैसा दिया, आपने इधर मेरे लिए काम किया, प्रेजेंट, दोनों ही लोग फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, तो हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन हो जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो पास्ट कंसिडरेशन के लिए मैंने एक और टेबल आप लोगों को प्रोवाइड की थी, ये देखिए, जहां पे हमने लगभग सारी सिचुएशंस के ऊपर बात कर ली थी और बहुत जबरदस्त तरीके से बात हुई थी। तो ये टेबल भी आप मेरे साथ में यहां से देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट जो है वो इस पूरे चैप्टर में जहां जहां जो जो सिचुएशन आ गई वो मैंने सारी की सारी यहां पे आपके लिए कवर कर दी है। तो आप इसको देख लें, जिनके पास नहीं हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिचुएशन 1 हमारी थी कि भी वॉलंटरी एक्ट, है ना, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, वॉलंटरी एक्ट में कंसिडरेशन होता ही नहीं है। तो बहुत सीधा सा एग्जांपल मैंने लिया था, एक पर्स लॉस्ट होता है, सामने वाले ने वॉलंटरी रिटर्न कर दिया, अपने मन से रिटर्न किया, यहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है बच्चे लोगों, क्योंकि जो उसने किया वॉलंटरी किया, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा उसका जो खर्चा हुआ वो हमको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि उसके और हमारे बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स वाला। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी एक्ट बच्चे लोगों, जो हम पढ़ेंगे कहां पे, सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस के अंदर भी। पर्स लॉस्ट होता है, सामने वाले ने आकर के रिटर्न कर दिया, अब रिटर्न उसने कर दिया, अच्छा उसने रिटर्न वॉलंटरी किया, हमने नहीं बोला था रिटर्न करने को, उसने खुद ने रिटर्न किया, तो वैसे तो सिचुएशन सेम है, लेकिन अब हमने जाकर के प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, तो लॉ कहता है कि यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सिचुएशन कौन सी होगी, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तीसरा सिचुएशन, यहां पे भी पर्स लॉस्ट होता है, रिक्वेस्ट किया कि भी जो भी रिक्वेस्ट फॉर सर्च की भी जो भी जिसको भी मिले ढूंढ के लाओ, लेकिन कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर नहीं किया बच्चे लोगों, किसी ने ला करके दे दिया, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनेंगे। चौथा नंबर जो भी हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंसिडरेशन वाला, या उससे पहले आप पांचवा सिचुएशन पढ़ लो, पर्स लॉस्ट होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी लाएगा उसको पैसा देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जनरल ऑफर, तो जो लाएगा उसको देना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हम जो अभी पास्ट कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, पर्स लॉस्ट हुआ, हमने रिक्वेस्ट तो किया था कि जिसको मिले वो वापस ला करके दो, लेकिन रिवॉर्ड डिक्लेयर नहीं किया था, अब किसी ने लाके दे दिया, अब वैसे लाके दे दिया, रिवॉर्ड तो डिक्लेयर किया नहीं था, तो वैसे तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, लेकिन अब जाकर के हमने प्रॉमिस कर दिया बच्चे लोगों, यहां पे नाउ प्रॉमिस फॉर रिवॉर्ड। जब पर्स लॉस्ट हुआ, मैंने रिक्वेस्ट किया, तब कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर नहीं किया था, सामने वाले ने काम जरूर मेरी रिक्वेस्ट पे किया, लेकिन वॉलंटरी किया, सॉरी वॉलंटरी वर्ड यहां नहीं आएगा, वो तो यहां आ जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे काम किया, लेकिन रिवॉर्ड डिक्लेयर नहीं था। अब अगर उसके रिटर्न करने के बाद में रिवॉर्ड डिक्लेयर करता हूं लोग बच्चों, तो भी लॉ कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बिकॉज ये मैटर होगा पास्ट कंसिडरेशन का। तो आपको एग्जाम में मेनली ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दो सिचुएशन में हमारा डिफरेंस क्या जा रहा है ना। यहां पे वॉलंटरी था, यहां पे हमारे रिक्वेस्ट पे काम किया है, बराबर, यहां वॉलंटरी काम का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहां काम रिक्वेस्ट पे किया, पहले रिवॉर्ड डिक्लेयर नहीं था, लेकिन काम के बाद आपने कर दिया, तो इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट कंसिडरेशन चला जाएगा। ये आप लोग को इधर से ध्यान में रखना चाहिए, बहुत जबरदस्त वाली टेबल है, आपका काम बहुत ईजी कर देगी है, हाँ, एग्जाम पर्पस के लिए अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ बच्चे लोगों, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग सब जानते हैं, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में sue एंड बी sued, और जो भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो सूट फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब दो लोगों के बीच का मैटर है तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही कहता है कि वही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन जहां पे थर्ड पार्टी को भी हम केस करने का राइट देते हैं बच्चे लोगों। पहला एग्जांपल ट्रस्ट का है, याद आ गया आपको एग्जांपल, 3 लोग होते हैं, एक सेटलर, एक ट्रस्टी और एक बेनिफिशियरी। यहां से पूरे मैंने अपने स्टूडेंट को बुक भेजा है और कोरियर के थ्रू भेजा है और वो बुक लॉस्ट हो गया, तो मैं भी और मेरा स्टूडेंट भी यहाँ पे केस कर सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा और कोरियर कंपनी का है। तो मैं यहाँ पे सेटलर हूं क्योंकि बुक मैंने भेजी है, स्टूडेंट मेरा बेनिफिशियरी है बिकॉज उसको बेनिफिट मिल रहा है, और ट्रस्टी यहाँ पे कोरियर वाला है। और अगर ये बुक लॉस्ट होती है तो उसके अगेंस्ट में चलो मैं तो केस कर ही सकता हूं, लेकिन मेरा स्टूडेंट भी केस कर सकता है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो, है ना। तो यहां पर वो मैटर पढ़ रहे हैं जहां थर्ड पार्टी भी सूट फाइल कर सकती है बच्चों। फैमिली सेटलमेंट अगर हो रहा है
तो वसीयत वगैरह बन रही है, फैमिली सेटलमेंट कुछ भी हो रहा है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं भी हो उसको भी सूट फाइल करके अपना अमाउंट या जो भी उसका पार्टीशन शेयर है वो लेने का राइट होता है। मैरिज एक्सपेंसेस, बच्चे लोगों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मैरिज एक्सपेंसेस के लिए सूट फाइल करने का राइट दिया है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, आज भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करता क्या करता है, कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि इतना 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 इस बंदे की शादी पे खर्च करना है, और भले ही वो पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की तो भी वो पर्सन अपने मैरिज एक्सपेंसेस के लिए सूट फाइल कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। बच्चों एक्नॉलेजमेंट वाला पॉइंट याद करिए कौन सा था, मैंने ए को पैसा दिया कि ये पैसा बी तक पहुंचा देना, ठीक है। तो ए और बी के बीच में बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो बाउंड भी नहीं है, लेकिन अगर ए ने बी को एक्नॉलेज कर दिया, बता दिया कि सर ने पैसा दिया है तुम्हारे लिए जो मेरे पास पड़ा है, तो लॉ कहता है अभी अगर वो पैसा नहीं दे तो बी ए के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो इफ वन ऑफ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्नॉलेज दैट, ए ने एक्नॉलेज किया द पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी बी के साथ कि भी तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा है और सर ने दिया है, मैं एजेंट की तरह से आया हूं, तो वहां पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और बी ए पर सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। नाउ असाइनमेंट बच्चे लोगों, असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बच्चों हमेशा दिमाग में रखना चाहिए अपने, याद करो। हाँ, 3 लोग हम लोगों ने पढ़े थे, एक पर्सन हमारा ए हो गया, दूसरा पर्सन हमारा बी हो गया, तीसरा पर्सन हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पर्सन हमारा मान लीजिए कि ड्रॉई है। कौन है बच्चे लोगों? ड्रॉई, ठीक है। ये बी हमारा ड्रॉवर हो गया जिसको इसने बिल एक्सेप्ट करके दिया, और सी जिसके पास में अभी बिल एंडोर्स करके पहुंचा यानी कि पे। तो सी के पास में राइट है कि ड्यू डेट के ऊपर वो ड्रॉई यानी ए से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। सर ए से पैसा क्यों रिकवर करेगा, जबकि सी और ए के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, जहां बी ने अपने राइट बच्चे लोगों सी को ट्रांसफर कर दिए और उस केस में सी यहां पे ए से पैसा रिकवर कर सकता है। इट इज मैटर ऑफ असाइनमेंट, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे स्टडी मेट में आपको वो इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया है कि अगर कोई पर्सन पॉलिसी होल्डर है तो उसके मरने के बाद उसके नॉमिनी को सारा राइट मिलेगा क्योंकि उसने अपने राइट असाइनी को ट्रांसफर कर दिए। बच्चे लोगों फेमस पॉइंट कंडीशन रनिंग विद द लैंड, अरे वो छोटे लाल वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया स्टडी मेट में भी दे रखा है, परचेजर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड। याद करो वो एग्जांपल, एक पर्सन ने अपना लैंड किसी को सेल किया, 10 एकड़ जमीन बेचा, लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि 1 एकड़ जमीन मेरे बेटे की रहेगी और वो वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर काम करेगा और वहां पे कोई इंडस्ट्री या फार्म हाउस वगैरह नहीं बनाएगा, और उसने किसी को बेच दिया। और जिस बंदे ने खरीदा उसने पूरे 10 एकड़ के ऊपर मान लीजिए मॉल बनाने का काम शुरू कर दिया, तो वहां पे अब जो ये ट्रस्टी बेनिफिशियरी जैसा भी पॉइंट लग रहा है आपने को, वहां पे उसका जो सन है सेलर का, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाउंड करवा सकता है और उसको रोक सकता है कि नहीं आप पूरा 10 एकड़ पे नहीं बना सकते हो भाई, क्योंकि वो जमीन मेरे लिए है, ठीक है। क्योंकि जो लैंड का परचेजर होता है वो उस लैंड के साथ जुड़ी हुई जो ड्यूटीज लगाई गई है, तो इस तरह की कंडीशन लगाई गई है बच्चों, उससे भी बाउंड होता है। तो फेमस केस था अपना। और एजेंसी के केस में आपको मैंने कहा था कि एजेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो प्रिंसिपल के लिए बाउंड रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट हालांकि नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन एजेंट जो करे वो प्रिंसिपल के लिए बाउंड होता है। तो यहां पे इन सारे मैटर में ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज एक्सपेंसेस, असाइनमेंट, एक्नॉलेजमेंट और कंडीशन रनिंग विद द लैंड और एजेंसी के केस में थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बच्चों इस चैप्टर का सेक्शन 25 वाला पॉइंट याद आया आप लोगों को? कौन सा था भाई? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे बीच में कंसिडरेशन नहीं है तो लॉ कहता है हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अरे कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन हमारा फेमस नेचुरल लव और अफेक्शन, तुम सबका फेवरेट पॉइंट, ठीक है। दो लोग जिनके बीच में नेचुरल और अफेक्शन है, बराबर। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले वो रील भी बना के डाला था, किसके ऊपर है ना, मेरा इंस्टा अकाउंट के ऊपर, लॉ बाबा जी के ऊपर। इसका एक रील भी बना करके मैंने डाला था, लॉ बाबा जी या हो सकता है एडवोकेट जयेश भंडारी पे हो। तो उसमें क्या था? 3 कंडीशंस। दो लोग जिनके बीच में नियर रिलेशंस हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या पेरेंट और चाइल्ड हो गया, ब्लड रिलेशंस वाले या मैरिज रिलेशंस वाले हो गए, और एक पर्सन ने दूसरे को प्रॉमिस किया लव और अफेक्शन की वजह से, प्यार मोहब्बत है। याद करो पापा ने आपको कहा बेटा सीपीटी फाउंडेशन पास कर लो, तुमको हम जो चाहिए लाके देंगे, ठीक है। अब वो नियर रिलेशन भी है, पापा ने लव और अफेक्शन में बोला है, वैसे तो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, लेकिन यही चीज अगर पापा ने लिख करके आपको दे दिया और इसका रजिस्ट्री आपने करवा लिया है, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। भले ही कंसिडरेशन नहीं है भैया, पापा आपको गाड़ी देंगे, बदले में आप क्या दे रहे हो, डिग्री तो आपकी उनकी थोड़ी है, बराबर। फिर भी लॉ कहता है 3 कंडीशन है बच्चों, नियर रिलेशन, लव और अफेक्शन और रिटर्न एंड रजिस्टर, ठीक है। इनमें से एक भी कंडीशन अगर गायब हो गई तो फिर ये पॉइंट लगने वाला नहीं है, तो फिर वो एग्रीमेंट 2 कंसिडरेशन के वैलिडिटी में नहीं जाएगा,
ठीक है। पास वॉलंटरी सर्विसेज बच्चों अभी अभी मैंने आपको उस टेबल से पूरा सिखा दिया। पास वॉलंटरी में पर्सन ने जो काम किया वो अपना वॉलंटरी किया और फिर हमने उसको प्रॉमिस किया था, तो बगैर कंसिडरेशन के भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड जाता है। अपने को ध्यान में रखना है, जो भी गिफ्ट्स आपने दे दिए वो हमेशा वैलिड होते हैं बच्चों, क्योंकि गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन ही होते हैं। और जो गिफ्ट्स आपने दे दिए उसमें आप ये डिमांड नहीं कर सकते अपने यहाँ, इसलिए गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, तो बिना कंसिडरेशन के भी वो वैलिड मानी जाती है, क्योंकि गिफ्ट में वैसे भी कंसिडरेशन नहीं होता है। एजेंसी बच्चे लोगों, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ने कह दिया अगर कोई मेरा एजेंट बनता है तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको कुछ कंसिडरेशन दूं, फिर भी अगर मेरे बिहाफ पे कुछ वो काम करके आ गया तो मैं उससे बाउंड हो जाऊंगा, बिकॉज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ने का कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें वैलिड है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेम बच्चे लोगों, अगर किसी को चैरिटी का मैंने प्रॉमिस कर दिया, याद करो अपना पॉइंट, अगर मेरे चैरिटी के प्रॉमिस के बेस पे सामने वाले ने लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया है तो मैं देने के लिए लायबल हो जाऊंगा, अदरवाइज प्रॉमिस टू चैरिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इफ लाइबिलिटी क्रिएटेड ऑन फेट ऑफ प्रॉमिसर देन प्रॉमिसर इज लायबल टू पे, अदरवाइज नॉट। हाँ, जो चैरिटी मैं कर चुका हूं वो हमेशा वैलिड मानी जाएगी, बिकॉज चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट भी बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। बच्चे लोगों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 साल में अपना डेब्ट टाइम बार हो जाता है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन टाइम बार होने के बाद भी अगर मान लीजिए कि वो रिटर्न में आ गया है, बराबर, किसी ने रिटर्न में लिख दिया और साइन बाय डेटर और इस एजेंट है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड बन जाएगा बच्चों। रजिस्टर्ड की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसमें रिटर्न एंड साइन, यानी जिस बंदे ने डेप्ट लिया था 2015 में, वो बंदा, पुराना एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूं, 2019 मान लो आ गया था और या अभी का 2022 हमारा आ गया, और उस बंदे ने जिसने लोन लिया उसने रिटर्न में लिख के दे दिया, साइन करके दे दिया कि मैं पे करूंगा, तो फिर वो वैलिड होगा। हाँ, लोन 10,000 का था, प्रॉमिस 5,000 का ही किया, तो जितना लिखा उतना ही वैलिड रहेगा। और सर ज्यादा लिख दियो विद इंटरेस्ट अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना आपका लोन अमाउंट है उतना वैलिड होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बेलमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, इनमें कंसिडरेशन नहीं चाहिए, याद करो मैंने एग्जांपल क्या दिया था। बेलमेंट वैसे तो सी एंटर का मैटर है हमारा पूरा, एक पर्सन, वैसे सोगा में भी पढ़ा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स देता है किसी पर्पस के लिए, पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स वापस आ जाएंगे, और बेलमेंट विद कंसिडरेशन भी होता है और विदाउट भी होता है। याद करो, बेस्ट एग्जांपल दिया था मैंने, गाड़ी सर्विस में हमने दी तो स्टार्टिंग कुछ सर्विसेज फ्री होती है, तो आपने गाड़ी दिया एक पर्पस से, गाड़ी रिपेयर होकर आपके पास सर्विस होकर वापस आ जाएगी, और बिना पैसा लिए विदाउट कंसिडरेशन आएगी। अभी भी मैंने नया गाड़ी लिया, अभी सर्विस कराई है मैंने उसकी, तो बाकायदा घर से वो गाड़ी लेकर के गया, सर्विस करके शाम को वापस ला के दिया, बिल पकड़ाया 0 अमाउंट का। इट मींस ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ भी उसमें अगर वो प्रॉब्लम वहां क्रिएट कर देते उसमें, तो मैं उनके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं। लेकिन 3 सर्विसेज के बाद सारी पेड सर्विसेज होंगी, तो ये विद भी होता है विदाउट भी होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है बच्चों जो विदाउट कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है, बराबर। इनमें कौन कौन सी आ गई? नेचुरल और अफेक्शन आ गया, पास वॉलंटरी सर्विसेज आ गया, गिफ्ट आ गया, डोनेशन आ गया, एजेंसी आ गया, टाइम बार डेप्ट आ गया, बेलमेंट आ गया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी इधर हो गया खत्म। क्या हमारा जो लेसन है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। सबसे पहले तो बहुत सिंपल बात हो गई, इंट्रोडक्टरी अगर पार्ट पे बात करें तो आप लोग सब जानते हो कि 3 लोग ऐसे हैं जिनमें लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं होता है, और इन 3 लोगों के अंदर से सबसे पहले नंबर पर हमारे पास में माइनर है, देन अनसाउंड माइंड पर्सन है, और उसके बाद में है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी लॉ नहीं मानता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा एग्जाम पर्पस से जो रहता है वो माइनर रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो माइनर के लिए हमारा क्या प्रोविजन है? एज ऑफ माइनॉरिटी पे अगर बात करें तो पर्सन हु इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज माइनर, यानी 18 साल से बिलो अगर है तो उसको माइनर माना जाएगा, और 18 यानी 18 और अबव अगर है तो वो पर्सन मेजर की कैटेगरी में आएगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी माइनर की प्रॉपर्टी कोर्ट के पोजीशन में है या कोर्ट ने उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करके रखा है, तो उस केस में वो पर्सन 21 ईयर की एज में मेच्योरिटी अटेंड करेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। चलिए माइनर के एग्रीमेंट की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला हमारा सबसे कॉमन सबसे पॉपुलर पॉइंट है, एग्रीमेंट विद माइनर जो होता है वो हमेशा होता है वॉइड एब इनिशियो, यानी मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस के अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट हमारा रहेगा एब्सोल्युटली वॉइड। तो बहुत पॉपुलर पॉइंट है कि माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट कोई भी किया है तो एब्सोल्युटली 0 रहने वाला है। माइनर के अगेंस्ट में सूट फाइल करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं,
बराबर, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना जो माइनर के बेनिफिट के लिए है, यानी सपोज करिए माइनर ने आपको गुड सेल कर दिए हैं, तो माइनर आप पे सूट फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है, यानी माइनर मेजर पर सूट फाइल करके अपना पैसा, अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है। लेकिन वही मेजर माइनर पर सूट फाइल करके अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकता, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इवन अगर माइनर ने माइनॉरिटी के टाइम पे कोई एग्रीमेंट किया और मेजर होने के बाद अगर उसको रेटिफाई भी कर दिया, रेटिफाई का मतलब उसको अप्रूव भी कर दिया, माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एग्रीमेंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी। मतलब माइनर के साथ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा। जब एक माइनर 16 साल का था, जब भी उसने मान लीजिए कि मुझसे कुछ पैसा उधार पे लिया और 18 का कंप्लीट होने के बाद अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव भी कर देता है, अगर मुझे रिटर्न में लिख के भी दे देता है कि ठीक है मैंने आपसे पैसा लिया और मैं उसको चुकाने को तैयार हूं, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वॉइड ही रहेगा। उसको माइनर के अगेंस्ट में हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, बिकॉज माइनर कैन नॉट रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों? कोई भी काम जो पास्ट में आपने किया उसको बाद में जाके अप्रूव करना, उसको हम लोग रेटिफाई करना बोलते हैं, जो नहीं किया जा सकता है। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। इवन अगर माइनर ने कभी अपनी एज को लेके मिस रिप्रेजेंटेशन दिया या एज को लेकर के झूठ बोला, एक माइनर के साथ मेरा एग्रीमेंट हो रहा है और उसने रिप्रेजेंट मुझे ये किया कि वो मेजर है, और इस भरोसे पे मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया और बाद में पता लगता है माइनर है, तब भी लॉ कहता है कि माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, है ना। तो इफ अ माइनर बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इंड्यूस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, तब भी उसके अगेंस्ट में फ्रॉड का कोई केस नहीं होगा, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, वो हमेशा माइनॉरिटी की बात कर सकता है। ये हम लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब बच्चे लोगों, पार्टनरशिप की बात करें तो कोई भी माइनर पार्टनरशिप में कभी भी एंटर एज अ पार्टनर नहीं हो सकता है। याद रखिए, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, पार्टनर बनने के लिए म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हर पार्टनर लायबल होता है, लेकिन माइनर को हम लायबल कर नहीं सकते। तो ऑल पार्टनर की कंसेंट से उसको बेनिफिट के लिए एडमिट अपन जरूर कर सकते हैं ना। सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे जब रिवीजन के अंदर हमारा आएगा, आप लोगों ने एक बार पढ़ भी रखा होगा। यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए तभी यूजफुल रहने वाले हैं जब एक बार आप लोगों ने पूरा एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि हमारा बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कम टाइम के अंदर आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करवा सकूं, तो ये चीज आप लोग थॉट में जरूर रखने वाले हैं। ये पूरा डिटेल कोर्स का वीडियो या डिटेल चैप्टर का वीडियो लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो माइनर जो है वो पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है, लेकिन एज अ पार्टनर कभी भी एंटर नहीं हो सकता है। एक माइनर के सर पे चूंकि लायबिलिटीज नहीं आती, इसीलिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एक माइनर एजेंट बन सकता है, बिकॉज वैसे भी एजेंट जो काम करेगा, कल कंसिडरेशन वाले में भी हमने पढ़ा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की बनती है। तो उस केस में माइनर एज एजेंट तो आ सकता है, लेकिन माइनर कभी भी प्रिंसिपल की तौर पे नहीं आ सकता है। तो माइनर कैन नॉट बी प्रिंसिपल, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एजेंट ने किया भी है तो लायबल प्रिंसिपल होता है, और माइनर को हम लायबल नहीं कर सकते, इसलिए माइनर प्रिंसिपल की जगह पे नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो एजेंट की जगह पे आ सकता है, ठीक है। माइनर के पेरेंट्स माइनर के एग्रीमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। द पेरेंट्स ऑफ माइनर आर नॉट लायबल फॉर एग्रीमेंट मेड बाय माइनर। लेकिन अगर कोई माइनर अपने पेरेंट्स के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, द पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स, है ना। एक बहुत सिंपल वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई पेरेंट्स ने अपने माइनर सन या डॉटर को बोला कि जाओ मार्केट से कुछ चीजें खरीद के लेके आ जाओ, तो वहां पे वो सन या डॉटर जो जा रहे हैं वो एज एन एजेंट ऑफ देयर पेरेंट जा रहे हैं, तो उस एक्सपेंडिचर के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अदरवाइज माइनर के एग्रीमेंट के लिए पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लॉ वाइज, ठीक है। अपने यहां सोशली वो लोग पे कर देते हैं, लेकिन लॉ वाइज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने किसी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट करके रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज बाइंडिंग ऑन हिम। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। ये जो गार्जियन अपॉइंट है, इसमें खुद में कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी होना चाहिए, ये कोर्ट से ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, ये वो पर्सन है जो माइनर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो ये माइनर की प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है। यानी ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो माइनर की प्रॉपर्टी के लिए बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जो गार्जियन है अपने पावर से बाहर जाके काम नहीं कर सकता, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है माइनर के बिहाफ पे, या परचेज नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं हो। तो कोर्ट उसका एक एरिया डिसाइड कर देगा, उसके बाहर जाके काम नहीं करेगा। अब एक माइनर को हम लायबल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए,
उसके लिए भी माइनर खुद पर्सनली लायबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो माइनर इज लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम और हिज डिपेंडेंट्स, ठीक है। ही इज नॉट पर्सनली लायबल, अगर उसके पास एसेट है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल कर दोगे, उस एसेट में से रिकवर कर लेंगे, नहीं तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। तो ही इज नॉट पर्सनली लायबल, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। अब ये लाइफ की नेसेसिटीज क्या होती है, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, शेल्टर, सब एग्जांपल्स है हमारे नेसेसिटीज के, बराबर। अब याद रखिएगा, अगर माइनर ने अपनी लाइफ की नेसेसिटीज के लिए कोई लोन भी लिया है ना, तो उस लोन के रीएम्बर्समेंट के लिए भी माइनर का प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगा। बच्चों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितनी बार आ चुका है कि एक जो माइनर है 17 साल का, उसने कॉलेज का फीस के लिए किसी से, मान लीजिए 17 साल का, कॉलेज की फीस के लिए मुझसे 1 लाख रुपया उधार लिया और प्रॉमिस किया कि मुझे चुका देगा। अब अगर उसने मेरा पैसा नहीं चुकाया, तो चूंकि उसने कॉलेज का फीस यानी एजुकेशन के लिए मुझसे पैसा लोन पे लिया है, तो लाइफ का नेसेसिटी है। अब मुझे पता लगता है कि उसके पास 5 लाख का प्रॉपर्टी है, तो मैं उस प्रॉपर्टी से अपना ये 1 लाख का लोन या जो भी इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह जो भी कुछ होता है वो मैं रिकवर कर सकता हूं। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। तो माइनर का प्रॉपर्टी लाइफ का नेसेसरीज के लिए या उसके लिए अगर लोन भी लिया माइनर ने, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। तो ये सारे बच्चे लोगों हमारे माइनर से रिलेटेड पॉइंट है जो एग्जाम पर्पज से बहुत जबरदस्त है, जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट बच्चों हमारे सामने बहुत छोटा सा है, अनसाउंड माइंड पर्सन। बहुत रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि एक आध बार बीच में भी क्वेश्चन बन गया था इसके ऊपर बहुत बढ़िया सा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। 3 तरह की कैटेगरीज हमने बनाई थी, एक ल्यूनेटिक्स, एक इडियट और एक ड्रंकन, ठीक है। अब इसमें इडियट पर्सन वो हैं जो स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब भी आप कह सकते हो कि बाय बर्थ जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो इनके साथ एग्रीमेंट जो होता है बच्चों वो हमेशा वॉइड ही रहता है, वॉइड एब इनिशियो ही होता है। लेकिन ल्यूनेटिक्स या ड्रंकन का मैटर थोड़ा अलग है। He can enter into contract during the period when he is of sound mind, यानी ल्यूनेटिक्स और ड्रंकन या ऐसे पर्सन जिन्होंने ड्रग्स बहुत ज्यादा जो लोग लेते हैं, तो वो भी उस वक्त के अंदर हिज पोजीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ल्यूनेटिक। बिल्कुल इनका दोनों का पोजीशन सेम है। जिस वक्त में ये पर्सन जो ल्यूनेटिक है वो 2 कैटेगरी हो सकती है, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। तो जिस सिचुएशन के अंदर वो साउंड माइंड पोजीशन में है, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अनसाउंडनेस के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेम ड्रंकन है, अगर वो उस ड्रग्स के इफेक्ट के अंदर है, मतलब अनसाउंड माइंड है, उस वक्त पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन साउंड माइंड के टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड माना जाएगा। तो लॉ कहता है द साउंडनेस ऑफ द माइंड इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त उसके दिमाग का सिचुएशन क्या था, बराबर। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी ज्यादातर एक बंदा मान लो अनसाउंड माइंड रहता है, वे ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो याद रखिए इडियट्स की कैटेगरी तो परमानेंटली अनसाउंड है, इनके साथ तो वॉइड ही होता है। लेकिन ल्यूनेटिक या ड्रंकन का देखना पड़ेगा अपने को एरिया कि एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट उनका मेंटल पोजीशन कैसा था। अगर साउंडनेस का था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर अनसाउंडनेस का था तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, डिस्क्वालिफाइड पर्सन की अगर बात करें तो ज्यादा डिटेल्स आप लोगों के कोर्स में है नहीं, तो मैंने भी यहाँ पे ज्यादा कुछ कवर नहीं किया है। एलियन एनिमीज हो गए, पाकिस्तान के साथ अगर हमारा वॉर स्टार्ट हो जाता है और उस वक्त में आपके किसी पाकिस्तानी पर्सन के साथ में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो सारे वॉइड डिक्लेयर होंगे। फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ आप लोग जानते हो इनके ऊपर वैसे भी हमारे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वॉइड होता है। कॉन्विक्ट्स जो जेल में बंद है, दिवालिया के साथ क्या करोगे एग्रीमेंट करके, भाई वैसे भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कोर्ट ने एक बार ले रखी है अपने पोजीशन के अंदर। उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के पास है, कोर्ट उसको सेल करके और सारे डेब्ट को चुकाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोर्ट जो है वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है उसको एक तरह से कह सकते हो आप डिस्क्वालीफाई कर देता है, उसको रोक देता है कि भाई आप अभी एक इंसॉल्वेंट हो और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। तो जब तक कोर्ट का वापस से उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि हाँ भाई अब आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, ठीक है, उस वक्त के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाएगा, उससे पहले नहीं। सेम कंपनीज मेमोरेंडम से बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकती है। तो ये सब कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर है। तो इस चैप्टर में बच्चों को माइनर हमारा बहुत मेजर पॉइंट जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन दिनों में अनसाउंड माइंड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ करके जा सकते हैं। तो ये हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चे लोगों हमारा अगला कंसेप्ट आता है फ्री कंसेंट का। तो अपने का सर ये क्या चक्कर है बच्चों, स्टार्टिंग चैप्टर से ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब कंसेंट जो है
पार्टीज का वो फ्री होना चाहिए, बिना किसी प्रेशर के होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेशराइज होकर के कंसेंट लिया गया है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं करता है। तो लॉ ये कहता है कि फ्री कंसेंट, अगर ये 5 चीजें, जो 4 चीजें मेनली हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, अगर कहीं पर भी किसी का कंसेंट इन चीजों में से किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी इनकी वजह से अगर किसी ने कंसेंट दिया है, तो वो कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आ रहा है कोर्जन, यानी कि सेक्शन नंबर 15। तो आइए देखिए कोर्जन हमारा क्या कहता है। कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्जन व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी हम क्या कहेंगे भाई, कोई भी कंसेंट कब कहलाएगी, यानी हम किसी भी कंसेंट में कब बोलेंगे कि हाँ भाई यहां पे कोर्जन हो गया है, जिस वक्त के अंदर कुछ सिचुएशन देखिएगा। कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्जन व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, यानी कि कोई भी ऐसा काम किया या करने की धमकी दी जो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्राइम है, या वहां से फॉरबिडेड है, वहां से मना है, या अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना, यानी रोक के रखना है, रोकने की धमकी देना, और ये सब के पीछे इंटेंशन ये है कि आप सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन कब माना जाएगा, जब आपने सामने वाले की कंसेंट ली है, व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों, ए धमकी देता है टू शूट वाई इफ ही डज नॉट लैंड हिम ₹5,000, अगर तुम मुझे 5,000 रुपया उधार नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वाई ने पैसा उधार दे दिया। तो यहां जो कंसेंट ली गई वो जान की धमकी देकर के, जान से मारने की धमकी देकर के। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड हमारा जो इन्हीं तरह के पनिशमेंट्स के लिए, इलीगल काम की पनिशमेंट के लिए, उसके हिसाब से मर्डर की धमकी देना क्राइम है। तो ऐसा कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा, और ये कहलाएगा इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्जन, ठीक है। या किसी का प्रॉपर्टी को अपने पास में रोक लेना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, ए कहता है ए थ्रेटन टू किल 20 सन इफ इट डज नॉट सेल, अगर अपना घर नहीं बेचोगे तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो ये सारी धमकियां इसी के अंदर कवर है। अच्छा, सपोज करो किसी का प्रॉपर्टी परचेस करना है, तो उसका कोई प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में ले लिया अपन ने पहले, या धमकी दिया कि तुमने नहीं बेचा तो हम इस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले लेंगे, या तुम्हारा ये सामान अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ऐसा कोई धमकी देकर के कंसेंट लेना, वो सब कहलाता है कोर्जन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चे लोगों, हमेशा आप लोग जानते हो, इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की खासियत ये होती है बच्चों कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब तक एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट के पास में जाकर के इसको कैंसिल नहीं करवाए, ये हमेशा माना जाएगा वैलिड। बराबर बच्चों, समझिएगा, जब तक इसको कैंसिल नहीं करवाया जाए। भाई ये क्या हुआ, इसको रुकिएगा, देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लेते हैं कि भाई मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं इस पे। हाँ जी, देखें एक बार, चेक करें, गायब हो रहा है। चलिए रुकिएगा, अभी इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। आई थिंक कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या हुआ भाई, कुछ लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दिया जाए, कई बार हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कई बार ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। चलिए जी, तो फिलहाल तो हम लोग वापस से पहुंच गए हैं। देखते हैं कि अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो बच्चे लोगों, फ्री कंसेंट पे हमारी यहाँ पे बात चल रही थी, और जैसा मैं आपको कह रहा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का खासियत क्या होता है बच्चे लोगों कि स्टार्टिंग में जब आपने बनाया तब तो एब्सोल्युटली वैलिड है, ठीक है। इवन ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है कि स्टार्टिंग में वैलिड थे बाद में वॉइड हो गए। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने में वैलिड ही लगते हैं,
जब तक एग्रीव पार्टी जाकर के उसको चैलेंज नहीं करे, जब तक एग्री लिखा हुआ देखो, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, जब तक जिस पार्टी के अगेंस्ट में कोर्जन यूज हुआ वो पार्टी कोर्ट के पास में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करे, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमेशा वैलिड ही माना जाएगा। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को मेरा। Then agree party must restore the benefit received under the contract, but obviously जब voidable contract को कैंसिल करवाएंगे तो जो भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं, जो भी पार्टीज, दोनों पार्टीज एक दूसरे के बेनिफिट को वापस से रिटर्न करेंगी। अब बर्डन किसके ऊपर जाएगा बच्चे लोगों? सपोज करो मैंने किसी के सर पे रिवॉल्वर लगा के उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो एग्रीव्ड पार्टी हैज टू प्रूव कि मैंने वहां पे कोर्जन का यूज किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट कोर्जन वाज यूज्ड लाइज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। मैं खुद तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा नहीं, तो जो एग्रीव पार्टी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है वो ये चीज प्रूव करे कि हाँ भाई मैंने कोर्जन का यूज किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों आपने पढ़ा हो तो इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट था, सुसाइड करने का धमकी देकर के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो वो भी कोर्जन के अंदर कवर है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल इंजरी हो रही है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा के सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, तो वो भी कोर्जन के अंदर ही कवर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो जिस किसी एग्रीमेंट में फिजिकल फोर्स का यूज करके आपने कंसेंट लिया है या फिजिकल फोर्स का यूज करने की धमकी देकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारी है, तो वो सब चीजें हमारी कोर्जन के अंदर कवर रहेंगी, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों यही फिजिकल प्रेशर अगर मॉरल प्रेशर या मेंटल प्रेशर के अंदर आ जाए तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर द रिलेशन सबसिस्टिंग द पार्टीज, अगर पार्टीज के बीच में कोई ऐसा रिलेशन सबसिस्ट कर रहा है जो वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी की डिजायर को डोमिनेट कर रही है, तो द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। मींस दो पार्टीज है, एक पार्टी दूसरी की डिजायर को डोमिनेट कर सकती है, and he uses the position to obtain the unfair advantage over the other, और वो अपनी इस पोजीशन का फायदा भी उठा रही है। बहुत कॉमन एग्जांपल बच्चे लोगों, फिड्यूशियरी रिलेशन वाले एग्जांपल हमारे बराबर से ध्यान में आया आप लोगों को, जहां पे कोई टीचर और स्टूडेंट हो सकता है, जहां पे पेरेंट्स और चाइल्ड हो सकते हैं, बराबर, पेरेंट और चाइल्ड हो गया, टीचर और स्टूडेंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने और रिलीजियस एडवाइजर और डिवोटी वाला एग्जांपल भी इसमें लिया था, हमने डॉक्टर और पेशेंट इसके अंदर लिया था, हमने एडवोकेट और उसका क्लाइंट इसके अंदर लिया था। तो ये सारे रिलेशन इसके अंदर आएंगे। पेरेंट्स आर इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ चाइल्ड। हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड को 10,000 रुपए उधार दिए, लेकिन प्रेशराइज करके उससे साइन करवाए प्रमोजरी नोट 20,000 का कि भाई लिखो इसके अंदर साइन करो कि तुमने मुझसे 20,000 रुपया लिया है। इट मींस यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बिकॉज पेरेंट्स आर इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ चाइल्ड, और उन्होंने किया भी है। सेम ऐसे ही डॉक्टर, सेम ऐसे ही एडवोकेट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। तो ये सब कुछ इसके अंदर हमारे कवर रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अभी बहुत सीधा सा हो गया, तो इसमें पार्टीज में ऐसा रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा बच्चे लोगों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके इफेक्ट्स क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइडेबल होता है, वही उसी पार्टी जिसकी कंसेंट हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है। और इसमें भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो पार्टीज रीस्टोर करेंगी एक दूसरे को बेनिफिट्स। यहां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप अवॉइड करते हैं, जब उसको कैंसिल करते हैं, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से जो बेनिफिट लिए उनको वापस से रिटर्न करेगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नाउ व्हाट अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ? अब इस बार बच्चों उल्टा है, इस बार एग्रीव्ड पार्टी हैज टू फाइल कंप्लेन ओनली, उसको खाली कंप्लेन करना है। और जो अपोजिट पार्टी है, जो सुपीरियर पोजीशन वाली पार्टी है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को इन्फ्लुएंस करके कि भाई देखो मेरे साथ तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करो, अपना प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हारी डिजीज के बारे में सब लोगों को बता दूंगा कि तुमको ये खतरनाक वाली डिजीज है। तो वो बेचारा प्रेशर में आकर के उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। तो ऐसे में पेशेंट को जाके सिर्फ कंप्लेन करना काफी है। अभी नाउ डॉक्टर हैव टू प्रूव कि सर मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट, किस बात का? कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस लाइज ऑन द पर्सन हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, बराबर। यानी इस बार हमेशा तो क्या होता है, बर्डन एग्रीव पार्टी पे होता है। यही एक ऐसा मैटर है बच्चों जहां पे इस बार एग्रीव पार्टी पे नहीं, अपोजिट पार्टी पे बर्डन आएगा कि प्रूव करे कि नहीं भाई हमारे वहां तो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है ही नहीं, बराबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, हमारा सेक्शन नंबर 17 काम करता है फ्रॉड का। हमारा सबसे जोरदार पॉइंट है फ्रॉड का मतलब है इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी
या उसका एजेंट दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में या उसके एजेंट के अगेंस्ट में यूज करता है और उसको इंड्यूस करने के पर्पस से या डिसीव करने के पर्पस से। तो अगेन देयर आर टू पार्टीज, तो एक पार्टी है उसका एजेंट, दूसरी पार्टी है उसके एजेंट को डिसीव करने के लिए इंड्यूस करता है। डिसीव का मतलब बच्चों धोखा देना। अब कैसा धोखा देना? नंबर 1, ऐसा कोई सजेशन बताना दैट अ फैक्ट इज ट्रू जबकि वैन इट इज नॉट ट्रू, और वो उसको पता भी है बराबर से। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय अ पर्सन हु हैज नॉलेज और बिलीफ। बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल किया और वो प्रॉपर्टी मान लीजिए मेरा नहीं है, लेकिन मैंने उसके फेक पेपर्स बना करके और आपको ये बताया कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरा है, जबकि मुझे इस फैक्ट्स का अच्छी तरह से पता था कि मेरा नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, मैंने कोई भी चीज आपसे छुपा करके, ठीक है, हाइड करके और आपको अगर बेचने का ट्राई किया, फैक्ट्स को मैंने छुपाया, झूठ बोला, तो वो सारा फ्रॉड के अंदर आएगा। मैंने आपको एक पेंटिंग सेल करी और मैंने आपको ये कहा कि ये जो पेंटिंग है वो बिल्कुल ओरिजिनल पेंटिंग है, ये मैंने आपको कहा, और एक्चुअल में मुझे अच्छे से पता था कि ये पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, उसका कॉपी है। और मैंने कॉपी नहीं बोला, मैंने बोला ओरिजिनल है और आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर बेच दिया। इट मींस मैंने यहां आपके साथ में चीटिंग किया, आपके साथ में फ्रॉड किया। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। या ऐसा प्रॉमिस किया जिसको पूरा करने का इंटेंशन ही नहीं है। ठीक है, आपको मैंने कहा मेरा ट्रेवल एजेंसी आपको यहां से सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर मलेशिया घुमा करके वापस ले आएगी, और आपसे मैंने पैसा ले लिया और देन उसके बाद में मैं यहां से गायब हो गया। तो एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा करने का इंटेंशन है ही नहीं, या नहीं जितना बनता है, मतलब 50,000 रुपया मैंने आपसे लिया और मैं यहां से गायब हो गया, तो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, कोई भी इसके अलावा एक्ट करना, मैंने आपको कहा था मैट्रिमोनियल्स फ्रॉड होते हैं आजकल कि भाई शादी के लिए लड़का लड़की अवेलेबल है, फर्जी शादी करवा दी, फिर पैसा लेकर के भाग गए, या आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स हमारे होने लग गए, वो सब इसके अंदर कवर है। तो कोई भी ऐसा काम करना या किसी चीज को छुपाना जिसको लॉ ने स्पेसिफाई डिक्लेयर कर दिया हो कि भाई ये चीजें फ्रॉड होती है, तो वो फ्रॉड के अंदर कवर रहेगा बच्चे लोगों। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मेन चीज इसमें क्या है, किसी पर्सन को डिसीव करना, किसी पर्सन को धोखा देना, इसके अंदर कवर रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अभी फ्रॉड्स के इफेक्ट क्या होते हैं? अगेन बच्चों वही जितनी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिलहाल सबके इफेक्ट्स हमारे पास में क्या है, वॉइडेबल रहेंगे एग्री पार्टी के ऑप्शन पर। और यहां पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बेनिफिट्स को रिस्टोर करेंगी। बस एक बेनिफिट या एक्स्ट्रा है जो बाकियों में नहीं था, अगर फ्रॉड किया है तो यहां पे एग्री पार्टी को कुछ नुकसान हुआ, मान लो उसको कुछ पैसे का या फिजिकली या कुछ नुकसान हुआ, तो डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने कि एक हॉर्स किसी ने सेल किया और उस हॉर्स के हूफ में यानी पैर में होल है, और सेलर ने उस होल को ऐसा पैक कर दिया कि कोई अगर राइडिंग करके भी देखे, अच्छी तरह चेक भी करे, तो भी उसको होल का पता नहीं लगेगा। अब बाहर आया, उसने बेचारे ने चेक भी किया, लेकिन चूंकि होल को पैक कर दिया था, पता ही नहीं चला, उसने परचेस कर लिया। बाद में जब राइडिंग किया और वो होल ओपन हो गया और राइडर का एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लगी, तो ऐसे में यहां पे जो बायर है वो फ्रॉड का केस करेगा कि आपने चीटिंग किया, और जो भी उसका डैमेजेस हुआ वो सारा भी रिकवर कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चों साथ में एक और एग्जांपल था, अगर एग्री पार्टी थोड़ा सा ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगा करके पता लगा सकती थी क्या फ्रॉड है और उसने पता नहीं लगाया, तो फिर यहां पे रिस्पॉन्सिबल वो पार्टी जो है वो फ्रॉड के लिए नहीं कर सकती, उसको अपने को ध्यान रखना है। बेस्ट एग्जांपल, मैंने आपको एक कार सेल किया और मैंने बोला कि मेरा कार जो है वो 1 घंटा में मान लीजिए या 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलता है। आपने मेरी बात पे भरोसा करके गाड़ी परचेस किया, बाद में आपको पता लगा कि मेरी कार 1 लीटर में इतना किलोमीटर नहीं चल रही है, आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा ऐसा क्लेम था जिसको आप चेक कर सकते थे। समझ रहे हैं? या वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा था, मेरा गाड़ी 50,000 किलोमीटर चला है, जबकि आपने अगर डैशबोर्ड देखा होता तो मेरा गाड़ी तो 1 लाख किलोमीटर चला है, पर आपने नहीं चेक किया, मीटर नहीं चेक किया। तो जहां आप ट्रुथ का पता लगा सकते थे और आपने नहीं लगाया, तो आप सामने वाले पर फ्रॉड का केस नहीं कर पाओगे। अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। फिर बच्चों इसी में एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड माना जाता है? क्या कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट? तो साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है बच्चों। फैक्ट्स को लेकर के चुप रहना, फ्रॉड कोई हो रहा है और उस फ्रॉड से रिलेटेड मैटर, या मैं सीधा सा कहता हूं आपको, फैक्ट्स कोई चीज में बेच रहा हूं और जो उसके फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैटर पर अगर मैं चुप रहता हूं, सपोज करिए कि आप मेरी आर्ट गैलरी में आते हैं, मैंने कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया है कि मेरे पास ओरिजिनल पेंटिंग्स है, मेरे पास पेंटिंग्स पड़ी हुई है और मैंने कुछ बोला नहीं, और आपने ये समझ लिया कि वो ओरिजिनल है और आपने पैसा देके खरीद ली, तो इट्स योर फॉल्ट भाई, इसमें मेरा कोई गलती उसके अंदर नहीं है। मैंने आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं किया है। हाँ सर, ये तो यूनिलेटरल मिस्टेक भी हो सकता है कि उस आदमी ने गलत किया है, एक्चुअल में मैं कॉपीज यहाँ पे सेल कर रहा हूँ बराबर से, तो चीटिंग कर ही रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने गलत समझा तो ये आपका लुकआउट है, आप उनसे पूछते और मैं चुप रहता तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड होता। यह अपना वो रियल पॉल वाला एग्जाम्पल भी इसके अंदर था।
ठीक है, तो साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। फैक्ट्स को लेकर अगर मैं साइलेंट हूं तो फ्रॉड में नहीं आएगा। अच्छा, इसको सपोर्ट करता है बच्चों बायर भी अवेयर वाला पॉइंट भी। बायर अगर आप हैं तो आपको अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ मैटर में आपका ड्यूटी बनता है सेलर का कि उसको बोलना चाहिए, और अगर वो चुप रहता है तो इट इज ए मैटर ऑफ फ्रॉड। अब वो मैटर कौन से बच्चों? जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था, एक हॉर्स मैंने आपको सेल किया, जो हॉर्स मैड है, पागल है, और मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं किया, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्रॉड। आप खुद चेक कर सकते थे, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देखते, राइट करके देखते तो पता लग जाता। लेकिन यही हॉर्स अगर एक फादर अपनी डॉटर को बेच रहा है, अपने सन को बेच रहा है, और उसने अगर ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, क्योंकि लॉ मानता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में सामने वाला आप पर भरोसा करता है, और वहां अगर आप साइलेंट रहते हो फ्रॉड को लेकर के, चीजों को पता है आपको फैक्ट्स लेकिन आप साइलेंट रहते हो, तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, ठीक है। सेम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बचे लोगों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी अटमोस्ट गुड फेथ पर होते हैं, तो ड्यूटी बनता है आपको कि सारे फैक्ट्स इंश्योरेंस कंपनी को सही से बताओ। वहां पे अगर आप साइलेंट रहते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल हो रही है, आपको पता है अच्छी तरह से कि ये प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, और आपने फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा है बच्चों, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि कंपनी सारे फैक्ट्स को सही से ही डिस्क्लोज करे। अगर कंपनी यहाँ पे साइलेंट रहती है, जो अपने रेक्स वाला केस पढ़ा भी था, लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी ने छुपा लिया कि कंपनी लॉसेस में है और कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है, ये सारा मैटर भी फ्रॉड में जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों झूठ बोल देता है पर्सन, जिसकी शादी हो रही है वो डिवोर्सी है, उसने सामने वाले को नहीं बताया, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। सेम उसी तरह से फैमिली सेटलमेंट के जो मैटर होते हैं ना, वसीयत वगैरह बनती है और फैमिली सेटल होती है, तो फैमिली सेटलमेंट या फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर्स के अंदर अगर आप चीजों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये सारा मैटर जो है वो फ्रॉड में जाएगा, बिकॉज यहां पे आपका ड्यूटी बनता है कि आप सारे फैक्ट्स को सही से बताओगे, नहीं तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और कई बार बच्चों इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जैसे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल अपन हमेशा लेते हैं, बी ने ए को बोला इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि घोड़ा सही है। अब घोड़ा जो हॉर्स सेल हो रहा है साउंड माइंड का है या नहीं है, ये चेक करना बायर का ड्यूटी बनता है, ठीक है। सेलर बोलने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन अगर बायर ने क्वारी कर लिया, पूछ लिया कि भाई बताओ ये घोड़ा सही दिमाग का है कि नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है, और ऐसे में अगर ए साइलेंट यानी सेलर साइलेंट रहता है, बेचने वाला साइलेंट रहता है, पार्टी साइलेंट रहती है, तो लॉ कहता है यहां पे उसका चुप रहना बोलने के बराबर माना जाएगा, और कल को ये हॉर्स सेल हो जाता है और सामने वाला खरीद लेता है, तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, ये फ्रॉड का मैटर हो जाएगा। ये अपने को बच्चे लोगों यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो जबरदस्त पॉइंट है बच्चे लोगों, आप लोग हमेशा याद रखोगे कि साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड में नहीं आता है, लेकिन दो केस, जब आपका ड्यूटी बनता है बोलने का और जब आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो, तो फिर ये फ्रॉड के अंदर काउंट हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। फ्रॉड का ऑपोजिट मिस रिप्रेजेंटेशन। सर ये क्या था? बहुत सिंपल, फ्रॉड चीटिंग था, और यही अगर अनइंटेंशनल हो तो मिस रिप्रेजेंटेशन। याद करो मेरा एग्जाम्पल, मैंने आपको एक कार सेल किया और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी कार में डुप्लीकेट इंजन लगा हुआ है, और वो मैंने आपको ऑफर करके बेच दिया, ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरी गाड़ी 10 दिन पहले मैकेनिक के पास गई थी, उसने ओरिजिनल इंजन निकाल के कोई डुप्लीकेट वाला उसमें लगा दिया, और आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, मुझे नहीं पता है, और मैंने आपको ओरिजिनल बोल करके बेच दिया, तो ये मैटर चीटिंग तो की है, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके साथ चीट करने का नहीं था, तो वो फ्रॉड में नहीं जाकर के मिस रिप्रेजेंटेशन में जाएगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन देना जो रॉन्गली है लेकिन इनोसेंटली है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन में एक फॉल्स स्टेटमेंट देना है विच द पर्सन हु इज मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब मैं खुद भी जो कह रहा हूं मैं यही मान के चल रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके झूठ होने के बारे में पता ही नहीं है, बस यही फर्क है बच्चों। अगर मुझे पता होता कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है तो ये फ्रॉड हो जाता, अदरवाइज ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें कोई ऐसा फैक्ट जो मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके साथ में चीटिंग करने का नहीं था, या मुझे खुद भी नहीं पता था, तो ये फ्रॉड की जगह पे चला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन में। इफेक्ट्स बच्चों इसकी भी वैसे ही है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एग्री पार्टी की चॉइस के ऊपर। इसमें एक और बढ़िया चीज हो सकती है, एग्री पार्टी चाहे तो इंसिस्ट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअल पोजीशन में किया जाए। ये कई बार फ्रॉड में भी मिलता है हमको। सर इसमें क्या होता है, जैसे आप मुझे ये फोर्स कर सकते हो कि देखो भाई आपका इंजन तो डुप्लीकेट निकला, पैसा आपने मुझसे ले लिया है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, गाड़ी वापस, पैसा वापस, या एक काम करो ना, आप डुप्लीकेट की जगह ओरिजिनल इंजन लगवा करके दे दो,
ठीक है, या डिफरेंस अमाउंट का पैसा वापस कर दो, तो ऐसा भी एग्रीव पार्टी डिमांड कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना है। अदरवाइज दोनों पार्टीज को एक दूसरे को बेनिफिट जो भी लिए वो रिटर्न करने ही पड़ेंगे। ये मैटर है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन का, सेक्शन नंबर 18 कवर करता है बच्चों। सेक्शन 19 का पॉइंट अपन ऊपर पढ़ चुके थे कि अगर आपको फ्रॉड हुआ ही नहीं है, एक तो पॉइंट अपना ये कि चीटिंग तो किया लेकिन सामने वाले के साथ हुआ नहीं। याद है आपको सतीश वाला एक एग्जाम्पल था, एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि सतीश इज आवर डायरेक्टर, जबकि सतीश डायरेक्टर नहीं है, फ्रॉड लग रहा है। लेकिन जिस पर्सन ने सूट फाइल किया ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दी सतीश, उसको सतीश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जो फैक्ट्स आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उससे आपका फ्रॉड कैसे कह सकते हो आपके मेरे साथ चीटिंग कर ली, मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, तो वो फ्रॉड के अंदर कभी भी काउंट नहीं होगा बच्चों। फ्रॉड तभी है जब कुछ ऐसा झूठ बोला गया जो आपको इफेक्ट कर रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और जहां ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप पता लगा सकते थे, आपने नहीं लगाया, तो वो भी फ्रॉड के अंदर काउंट नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अपने के पास मिस्टेक चैप्टर का आखिरी पॉइंट 20, 21, 22। मिस्टेक का मतलब रॉन्ग बिलीव करना, किसी भी चीज को लेकर के रॉन्ग बिलीव करना मिस्टेक होता है। दो तरह की होती है, आप लोग सब जानते हैं, लॉ ऑफ लैंड, सॉरी मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ हमारी दो तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड यानी हमारे कंट्री का लॉ, और इसका पुराना कंसेप्ट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको इंडिया के प्रोविजंस के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रोविजन है, और मिसअंडरस्टैंडिंग से आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। देखो एवरीवन इज डीम्ड टू बी कन्वर्सेंट का मतलब कि भाई आप नॉलेज है, आपको पता है, आप बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हो लेकिन पता है, विद द लॉ ऑफ दिस कंट्री देयरफॉर इट डज नॉट गिव राइट टू पार्टीज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों, कल हमने पढ़ा एक टाइम बार्ड डेब्ट है जिसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पूरे होने के बाद भी डेटर ने रिटर्न में साइन करके क्रेडिटर को लेटर पकड़ा दिया कि मैं पैसा दूंगा, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब अगर डेटर कहता है नहीं मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि लॉ का ऐसा प्रोविजन है, तो लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। गलती से आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेंगे। तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड पे बच्चों जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको अवॉइड नहीं करवा सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि गलती से ही सही लेकिन आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो हो गए भाई, अपने को ध्यान रखना है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं बच्चों वो वॉइड होते हैं, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का प्रोविजन वही माना जाता है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का होता है, अपने को ध्यान में रखना है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दो ही पॉइंट है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक हमारा होता है बच्चों बायलैटरल मिस्टेक, एक हमारा होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब जहां दोनों पार्टीज जो हैं वो सिमिलर मिस्टेक कर रही हैं, एक ही मिस्टेक दोनों पार्टीज कर रही हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट बच्चे लोगों एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होगा। माइंड में सेट कर लो, बायलैटरल मिस्टेक्स के एग्रीमेंट वॉइड होंगे। ठीक है, सपोज करिए कि मैं आपको कोई नेकलेस सेल कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि नेकलेस ओरिजिनल है, लेकिन मैंने आपको बोला कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ओरिजिनल है और आपको भी लगता है कि ओरिजिनल है, और ये समझ के हमने उसको परचेज कर लिया है, तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ वॉइड एग्रीमेंट भाई, क्योंकि ओरिजिनल था ही नहीं वो। ठीक है, तो जहां एक ही चीज को लेकर के दोनों पार्टीज मिस्टेक के अंदर है बच्चों, इसमें बहुत सारे पॉइंट है हमारे, जैसे मिस्टेक ऑफ क्वालिटी को लेकर के, चीज की क्वांटिटी को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के। मैं अपनी ब्लैक कार सेल करने की सोच रहा हूं जबकि आप मेरी व्हाइट कार के बारे में सोच रहे हो, आइडेंटिटी की मिस्टेक हो गई। ठीक है, टाइटल को लेकर के, गुड्स का टाइटल आपका ही था पहले से, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, वो एक एग्जांपल अपन ने लिया था। ठीक है, टाइटल को लेकर के अगर मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड जाएगा। ठीक है, या प्राइस को लेकर के अगर हम लोग याद करिए वो 54 की जगह 4500 हमने प्रिंट कर दिया गलती से, तो दोनों पार्टीज को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने गलती कर दी, तो एग्रीमेंट हमारा वॉइड जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के या लीगल या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी बच्चों, इसमें अपना वो एग्जांपल था कि जहां पे एक शिप दुबई से यहां पे आ रहा है जिसमें गुड्स आ रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सेल ना मुझे पता है ना आपको पता है कि वो शिप डूब चुका है और गुड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और हमने उन गुड्स को परचेज सेल का एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बोथ पार्टीज वाज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, दोनों को ही पता नहीं था कि शिप तो डूब चुकी है। तो ये सारे मैटर वो हैं जहां पे बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज गलती कर रही हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी को लेकर के हो, चाहे इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के हो। तो ऐसे सारे, या वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जहां कल रात को ही मान लीजिए कि भी वो प्लास्टिक बैन हो गया मान लो, और हम दोनों ही पार्टीज अनअवेयर थी और फिर भी हमने एक प्लास्टिक परचेज सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वॉइड ही जाने वाला है वो। तो बायलैटरल मिस्टेक्स आर हमेशा वॉइड होती है, अपने को ध्यान रखना है।
लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक्स होती है बच्चे लोगों, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी, इन सबका डिटेल भी आपके सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट में नहीं दे रखा है, तो अपन ने यहां से भी उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। जितना अपने मेजर कोर्स के अंदर है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर रही है। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब बच्चों वन साइडेड मिस्टेक है, और वन साइडेड मिस्टेक में हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी मिस्टेक कर रही है, ठीक है, तो वन साइडेड मिस्टेक अगर है, वन पार्टी मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा, बराबर। आप अगर कोई चीज को, जैसे मेरा एक नेकलेस है, अब एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जिसको लेकर के आप लोगों के काफी मैसेजेस भी थे कि सर मिसरिप्रेजेंटेशन और यूनिलेटरल मिस्टेक का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। सपोज करो कि मैं आपको एक अपना पुराना एग्जांपल है, नेकलेस सेल कर रहा हूं, और मैंने अगर आपको ये कहा मतलब देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन कि ये रियल पर्ल का है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज मुझे पता है कि आर्टिफिशियल है, फिर भी मैंने आपको रियल बोला, फ्रॉड है। मुझे भी यही पता है कि रियल है और मैंने आपको बोल दिया कि रियल है, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हो? यस, क्योंकि मुझे खुद को यही चीज लग रही है कि रियल है और मैंने आपको रियल बोल दिया, तो मुझे जो ट्रू लग रहा है वो मैंने बोला, मतलब रिप्रेजेंट किया, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अब तीसरी चीज सुनना, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपने खुद ने ही जब शॉप में एंटर किया और आपको लगा कि ये रियल पर्ल का है और आपने परचेज कर लिया, इट इज अ मैटर ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक, और यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड बनेगा बच्चों। वो राइस वाला एग्जांपल, जहां आप शॉप पे गए और आपको लगा कि ओल्ड राइस है और आपने परचेज कर लिया, जबकि वो न्यू निकले, ओल्ड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। आप सामने वाले पे फ्रॉड का केस नहीं कर सकते, बेचारे ने तो कुछ बोला ही नहीं था। अच्छा, मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है कि रियल पर्ल है, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन हम दोनों को लग रहा है कि ये रियल पर्ल की और आपने परचेज कर लिया, इट इज अ मैटर ऑफ बायलैटरल मिस्टेक, और यहां पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होता है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो मिस्टेक, लॉ ऑफ लैंड दो तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लैंड मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह की हो गई, लॉ ऑफ लैंड और फॉरेन लॉ। लॉ ऑफ लैंड में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और जहां पे बात करते हैं हम लोग फॉरेन लॉ की, तो वो वाइड एग्रीमेंट बनते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हमारी दो तरह की हो गई, एक हमारा हो गया बायलैटरल, एक हो गया यूनिलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक से हमारे बनते हैं हमेशा वॉइड एग्रीमेंट, जबकि यूनिलैटरल मिस्टेक अगर है तो बनेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हुई है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन को लेकर के, रिटन डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाएगा। याद करो, अगर पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर के कोई भी मिस्टेक अगर किया है, कोई यूनिलैटरल मिस्टेक है, वो अपना ज्वेलर वाला एग्जांपल, जहां ज्वेलर को समझ लिया गया है, हाँ, जो ज्वेलर के पास में एक बंदा आया और उसने उसको एमएलए समझ लिया, याद आया मेरा एग्जांपल, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, सपोज करिए मुझे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर मिस्टर जैन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उनकी जगह पे मैं किसी और मिस्टर जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो लॉ कहता है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, बिकॉज यहां पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर के मैंने मिस्टेक कर लिया, माना यूनिलैटरल मिस्टेक है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ होना था, जबकि मैंने दूसरे को ये पर्सन समझ करके उसके साथ डीलिंग कर लिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाएंगे बच्चे लोगों, ये अपने को यहां पे ध्यान में रखने चाहिए। तो यूनिलैटरल का यही एक पार्ट है जो वॉइड बनाता है, अदरवाइज यूनिलैटरल मिस्टेक के कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वैलिड होते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत फटाफट से यहां आकर के आपका फ्री कंसेंट का जो कंसेप्ट है वो भी आकर के खत्म हो जाएगा बच्चों, और देन उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पर, हमारी बात को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सा हमारा चैप्टर है 6 वाला भी, लेकिन पहले इन दो चैप्टर का आप लोग लगा लेंगे जबरदस्त तरीके से पहले रिवीजन। बहुत फटाफट हम लोग कर रहे हैं बच्चे लोगों, फिर से बता देता हूं, ये तभी यूजफुल रहने वाला है जब आप लोगों ने एक बार इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। चलिए जी, तो अगला चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। बढ़िया चैप्टर हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी कि जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, ये आप लोग जानते हो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही होने चाहिए लीगल, लेकिन यहां लॉ ने कुछ ऐसे केसेस हमको दे दिए हैं जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वाले पे, लॉफुल तो बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी, सारे लॉफुल ही होते हैं, तो यहां हमने छांट करके लॉ ने क्या कर दिया, कुछ ऐसी चीजें आपको बता दी सेक्शन 23 के अंदर कि जो मानी जाती हैं इलीगल या जो मानी जाती है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वाली, और इन पर अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो बट ऑब्वियस है वॉइड ही होना है।
तो एवरी एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है, हाँ अनलॉफुल है, वो माना जाएगा वॉइड। और ये कितने होते हैं बच्चों, 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये 6 पॉइंट्स आप लोग यहाँ मेरे साथ में देखिए। नंबर 1 पे हमारे पास में आया कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया जहां पे कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो हमारा एग्रीमेंट वहां पे होने वाला है वॉइड। बहुत सिंपल एग्जांपल था, अगर आपने किसी को ब्राइब दे करके कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश किया तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और यहां पे हमारा एग्रीमेंट होने वाला है वॉइड। सेकेंड नंबर बच्चे लोगों, कोई भी एग्रीमेंट आपने ऐसा बनाया कि अगर उसको परमिट किया गया तो वो किसी लॉ के, मतलब कोई एक लॉ हो सकता है उसको अलाउ कर दे, लेकिन लॉ के किसी दूसरे प्रोविजन को डिफीट कर देगा, तो हमारा ऐसा एग्रीमेंट भी यहां पे बनने वाला है वॉइड। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमने लिया था कि मैरिज के बाद में भी हस्बैंड वाइफ आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो अलग अलग रहेंगे। तो ये जो पर्सनल लॉज हमारे हिंदू और मॉडर्न लॉ है, ये इसके अगेंस्ट में है कि मैरिज के बाद में दोनों को साथ रहना, जो हस्बैंड वाइफ है उनका साथ रहना जरूरी है, लॉ वाइज भी जरूरी है। तो अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया तो एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होगा। तीसरे नंबर पे बच्चों, अगर चीटिंग करने का कोई, मतलब फ्रॉड करने के एग्रीमेंट तो वॉइड होते हैं, सॉरी वॉइडेबल होते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ फ्रॉड करवाया, जैसे मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि जाइए उस पर्सन के साथ फ्रॉड करिए, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं, तो आपके और मेरे बीच का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होगा, अपने को ध्यान में रखना है। सेम उसी तरह से अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को या उस पर्सन को इंजर करने का कोई एग्रीमेंट है, तो इसमें मैंने आपको पैसा दिया कि उस पर्सन की पिटाई कर दो, या इवन अपन ने ये भी पढ़ा कि कोई न्यूज़पेपर के अंदर किसी तरह का कोई ऐसा कुछ मैटर में छपा हूं जो आपको डिफेम कर दे, तो गुडविल को हर्ट करना भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। या किसी के पास कोई पेटेंट है और उस पेटेंट की चोरी करवाने के लिए मैंने एग्रीमेंट किया है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उस पर्सन का जो गुडविल है उसको खराब करने के लिए मैं एग्रीमेंट करवा रहा हूं, या उसकी जो इंटेंजिबल एसेट है उसको चुराने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, या उस पर्सन को पीटने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें हमारी जो है वो इसी के अंदर आएंगे और एब्सोल्युटली ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, बराबर। या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बच्चों जो इमोरलिटी का हो या इलीगल हो या सेक्सुअल इमोरलिटी का हो रहा है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि भाई कोई मैरिड कपल है और उसके अंदर किसी भी एक को आपने ऑफर किया कि भाई उसको छोड़ दो अपने हस्बैंड को, मैं तुमको 50,000 रुपए देने को तैयार हूं, 5 लाख देने को तैयार हूं, तो ये इमोरलिटी के अंदर आएगा। या किसी को सेक्सुअल डिमांड पूरी करवाने के लिए आपने पैसा ऑफर किया है, तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर आएंगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत क्लियर हो गया। तो इनके अलावा एक और हमारा एक ऐसा बड़ा पॉइंट हमारा आता है कि जहां पे हमारे एग्रीमेंट माने जाते हैं सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और बढ़िया चीज है, एग्जाम में लिखते वक्त भी आपके दिमाग में ये कंसेप्ट रहना चाहिए कि ये सारी चीजें जितनी हम पढ़ रहे हैं वो सारी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाली है, और ये सबके सब वॉइड एग्रीमेंट्स को क्रिएट करती है। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें पहले नंबर पे आता है बच्चों, ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी। तो एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इज एब्सोल्युटली वॉइड। अगर वही अपना पुराना पॉइंट है, अगर हमारा पाकिस्तान के साथ मान लीजिए वॉर स्टार्ट हो गया, तो उस वक्त में जो भी हमारे एग्रीमेंट्स उनके साथ में होंगे, एनिमी कंट्री के पीपल के साथ में, वो एब्सोल्युटली वॉइड होंगे। सेम उसी तरह से इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ, बहुत सीधा सा पॉइंट था, जहां पे जस्टिस के वर्क में, कोर्स ऑफ जस्टिस में हमने कोई इंटरफेरेंस किया, जिसमें हो सकता है जज को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया, ठीक है, या कोई भी मान लीजिए कोई विटनेस है उसको परचेस करने के लिए उसको पैसा ऑफर कर दिया, फेक विटनेस खड़े कर दिए, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड एग्रीमेंट होंगे। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये कौन सा था, बट ऑब्वियस है एनी एग्रीमेंट जहां पे आप प्रोसिक्यूशन जो हो रहा है गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट में उसको रोकने के एग्रीमेंट करते हो, जहां पे मान लीजिए एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है कि देख भाई तूने चोरी किया है, अगर चोरी का सारा सामान मेरे साथ में शेयर कर लेता है तो मैं तेरे अगेंस्ट में जाकर के कंप्लेन नहीं करूंगा, तेरे अगेंस्ट के अंदर पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगा। तो ऐसे सारे एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, क्योंकि यहां पे आप उसके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए उसको रोकने के, उसको बंद करने का एग्रीमेंट कर रहे हो कि चल इतना पैसा दे दे, मैं तेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करूंगा, तो ये सारे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत जबरदस्त वर्ड आता है बच्चों दो, मेंटेनेंस और चैम्बर्डी का, और दोनों का ही कनेक्शन सूट फाइल से। मेंटेनेंस का मतलब किसी भी एग्रीमेंट में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें कोई असिस्टेंस देना। मेंटेनेंस मींस एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस। अब वो फाइनेंशियली अदरवाइज भी हो सकती है, टू अनदर टू एनेबल हिम टू ब्रिंग अ डिफाइंड लीगल प्रोसीडिंग। अब पढ़ते वक्त हमने कहा था ये मेलाफाइड भी होता है और बोनाफाइड भी होता है। बोनाफाइड का मतलब किसी को सच में मदद कर रहे हो तो वैलिड होता है, लेकिन अभी आपके एग्जाम पर्पज से चूंकि मैं पढ़ा आपको ये रहा हूं कि वो चीजें जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो हम मेंटेनेंस और चैम्बर्डी को हमेशा वॉइड मानेंगे। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल था,
ए ऑफर टू पे बी ₹2,000 अगर बी सी पर केस कर दे। अब सी पर केस क्यों करना है? क्योंकि ए जो है वो सी को परेशान करना चाहता है ना, वो अननेसेसरी में सी को चाहता है अनॉय करना, उसको परेशान कर रहा, तो उसने बी को बोला मैं तुझे 2,000 रुपए देता हूं, जाके सी के ऊपर कोई भी केस कर दे, इसको झूठे केस के अंदर फंसा दे। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और ऐसे सारे एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड माने जाएंगे। चैम्पर्टी एग्रीमेंट की खासियत बच्चों, यहां पे भी आप एक केस के अंदर किसी फाइनेंशियल किसी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर मदद करते हो, लेकिन उस प्रोसीडिंग का लेना देना किसी प्रॉपर्टी या मनी मैटर से होना चाहिए, और आप उसमें शेयरिंग डिमांड करते हो। याद आया आप लोगों को? चैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी यहां पे भी असिस्ट कर रही है अनदर को, ठीक है, वही प्रोसीडिंग के अंदर, लेकिन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। खास बात है वहां आप किसी केस को अननेसेसरी में ऐसे ही मेंटेन करवाने का पैसा दे रहे थे, यहां आप जिस केस के लिए मदद कर रहे हो वो केस है रिकवरी ऑफ मनी या प्रॉपर्टी का, और बदले में आप क्या चाह रहे हो? एंड टू शेयर इन द प्रोसीडिंग ऑफ द एक्शन, और आप चाहते हो जो भी पैसा जीता जाए, जो भी मनी मिले या जो भी प्रॉपर्टी मिले, उसमें आप अगर शेयरिंग डिमांड करते हो बच्चे लोगों, तो ऐसे एग्रीमेंट भी एब्सोल्युटली वॉइड होंगे। तो ए एग्री टू पे एक्सपेंसेस अगर बी सी पर केस करता है, और बी एग्री करता है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो जो भी प्रोसीडिंग मुझे मिलेगी उसकी आधी में इसके साथ में शेयर कर लूंगा, हाफ अमाउंट शेयर कर लूंगा, तो दिस इज चैम्पर्टी एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट भी एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं बच्चों, क्योंकि एक तरह से ये भी वही हो गया कि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, बेचारा प्रॉपर्टी का केस कर रहा है और आप उसको कह रहे हो ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन जीता तो आधा पैसा मुझे देना पड़ेगा। हाँ, एक रीजनेबल अमाउंट अगर मांगा जाता है, जितना आपने मदद किया उतना वापस मांग रहे हो या उसके बराबर कोई शेयर मांग रहे हो, तो बराबर वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज ऐसे एग्रीमेंट मेंटेनेंस चैम्पर्टी के होते हैं हमेशा वॉइड। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, किसी भी इलेक्शन के लिए वोट एक्वायर करने के लिए पैसा देना, या कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें सीट अवेलेबल नहीं और पैसा देकर के सीट एक्वायर करना, या गवर्नमेंट के जो भी प्राइजेस है बच्चों, जो पद्म भूषण हो गया या पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, अगर मनी ऑफर करके इनको एक्वायर करने के लिए आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है तो सारा ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, या पैसा देकर के गवर्नमेंट पोस्ट एक्वायर करने का कोई एग्रीमेंट किया है तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हो गए। ये सब ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस का पार्ट है, हम लोगों को पता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा पार्ट जो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में आ रहा है, ठीक है। सपोज करिए कि किसी भी न्यूज़पेपर एडिटर का एक ड्यूटी बनता है कि सच को छापे, और हमने उसको पैसा ऑफर कर दिया कि नहीं ये चीज न्यूज़पेपर में मत छापना भाई, ये बहुत छुपा दो इस खबर को, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। या मान लीजिए कि हमने किसी पर्सन को पैसा दिया कि यार तुम हमारा कॉम्पिटिटर है, और कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉय को पैसा दिया कि यार जो भी उसके ट्रेड सीक्रेट्स है हमारे साथ में शेयर करो दो, वो सारे एग्रीमेंट्स भी हमारे इलीगल एंड वॉइड माने जाएंगे, क्योंकि ये सब हो गया इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन की, सामने वाले का ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए आप उसको पैसा ऑफर कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, वॉइड जाएगा। बच्चों मैरिज ब्रोकरेज, अगर कोई भी पर्सन पैसा लेकर के शादी करवाने के एग्रीमेंट्स करता है तो सारे इलीगल एंड वॉइड। और सबसे बढ़िया नोट इसमें, मैरिज ब्रोकर्स जो हैं, मैरिज ब्यूरोज, दे आर नॉट कवर अंडर दिस एग्रीमेंट। बराबर सर, क्यों सर? बिकॉज दे आर मैच मेकर, वो पैसा लेके शादी नहीं करवा रहे हैं, वो पैसा लेकर के सिर्फ दोनों पार्टीज को आपस में मिला देते हैं, अगर जमा तो शादी होगी नहीं तो नहीं होगी। जबकि यहां वो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल अपन ने लिया कि जैसे व्हेन अ पुरोहित वाज प्रॉमिस्ड ₹200 इन कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरिंग अ वाइफ ऑफ डिफेंडेंट, क्योंकि मैं पक्का उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा लेकिन उसके बदले तुमको इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट इनवैलिड होते हैं, क्योंकि लॉ मानता है कि मैरिज जो है वो तो आपका वॉलंटरी एक्ट है। अब पैसे के लिए आप फिर क्या करोगे, सामने वाली पार्टी को इन्फ्लुएंस करोगे या गलत मैरिज करवा दोगे, शादी करवा दोगे, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। तो यहां सेक्शन 23 अपनी सारी बात को खत्म कर देता है। फिर बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां पे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है, तो दो बातें होती है, ठीक है। अगर आप लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से सेपरेट कर सकते हो तो लीगल पार्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इलीगल पार्ट वॉइड हो जाएगा, और अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट इलीगल और वॉइड होगा। एग्जांपल बेस्ट लिया था हमने कि मेरा एक शोरूम है और उस शोरूम में मान लेते हैं कार का शोरूम है, कार सेल करता हूं, और उसी के बेसमेंट में कार के डुप्लीकेट्स पार्ट बनाने का मेरा एक इलीगल फैक्ट्री भी है। मैंने आपको बोला कि आप मेरे वहां पे मैनेजर का काम करेंगे और मैं आपको जो कार का शोरूम है उसके लिए 50,000 रुपीज दूंगा, और जो आप मेरा इलीगल वाला काम संभालोगे उसके लिए भी मैं आपको 50,000 देने वाला हूं। टोटल आपको 1 लाख दे रहा हूं।
तो यहां पे वो जो 1 लाख है बच्चों वो सेपरेटेबल है, क्योंकि मैं दोनों के 50-50 आपको अलग अलग दे रहा हूं। तो लीगल पार्ट जो हमारा था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन वो डुप्लीकेट पार्ट्स वाला जो है वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब एग्रीमेंट करते वक्त मैंने आपको अलग अलग डिवीजन नहीं बताए थे, मैंने आपको कहा था पूरा आपको संभालना है, शोरूम इंक्लूडिंग बेसमेंट, और ओवरऑल मैं आपको सैलरी 1 लाख दूंगा। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, लीगल पार्ट से लीगल पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड चला जाएगा। ये अपने को ध्यान में यहां पे रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्टली लॉफुल वाला भी हो गया। अब चैप्टर का आखिरी पॉइंट कर रहा है बच्चे लोगों कि कुछ एग्रीमेंट्स लॉ ने हमको यहां ऐसे बताए जो एग्रीमेंट लॉ ने स्पेशली वॉइड डिक्लेयर किए। हालांकि अभी तक जितने एग्रीमेंट्स हमने पढ़े इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे भी स्टार्टिंग से वॉइड एग्रीमेंट थे, बराबर। सेम उसी तरीके से बच्चे लोगों उससे पहले माइनर के साथ एग्रीमेंट हमने पढ़ा, वो भी वॉइड होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी वाले एग्रीमेंट जो यहां पे भी पढ़ेंगे वो भी हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। बायोलिटरल मिस्टेक वाले एग्रीमेंट हमने पढ़े वो भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो उसके अलावा लॉ ने कुछ कैटेगरी 7 कैटेगरीज और बनाई है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से, मैरिज एग्रीमेंट्स अगर कोई भी किए जाए रेस्ट्रेन करने के, यानी शादी को रोकने के एग्रीमेंट अदर देन माइनर, माइनर का शादी रोक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज माइनर के अलावा और किसी की मैरिज रोकने के जो भी एग्रीमेंट होते हैं कि यार मैं पैसा देता हूं उससे शादी मत करो, तो लॉ कहता है ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। सेम उसी तरह से अगर किसी के बिजनेस को रेस्ट्रेन करने का एग्रीमेंट है, दो कॉम्पिटिटर हैं, एक ने दूसरे को ऑफर किया मैं तुमको 5 करोड़ देता हूं अपना बिजनेस बंद कर दो, लॉ कहता है वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आप सोचोगे सर ऐसा तो होता है ना, होता है। अगर इसने 5 करोड़ दे दिए वो लेकर के चला गया तो ओके, कहानी खत्म, एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, लेकिन आपने एग्जीक्यूट तो कर दिया है। ये प्रॉब्लम कब आएगी, लॉ कब बीच में आएगा, जब उसने ऑफर किया मैं 5 करोड़ देता हूं अपना बिजनेस बंद कर दो, उसने सच में बिजनेस बंद कर दिया और उसने 5 करोड़ नहीं दिए, तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते कि नहीं मेरा 5 करोड़ चाहिए, बिकॉज लॉ कहता है किसी के भी बिजनेस को रेस्ट्रेन करने के जो एग्रीमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वॉइड होते हैं। अगर कोई भी लॉफुल प्रोफेशन या बिजनेस चल रहा है, लीगल काम को रोक रहे हो, इलीगल वाला है, अनलॉफुल वाला है, तब तो ओके, लेकिन लॉफुल प्रोफेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, उसको रोकने के एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे पार्टनरशिप के अंदर भी हमने पढ़ा और इन जनरल भी, द सेलर और बिजनेस कैन रेस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और रीजनेबल टाइम। हम लोग जानते हैं कि जब दो बिजनेसमैन हैं और एक जना दूसरे के बिजनेस को एक्वायर करता है विद गुडविल, और विद गुडविल एक्वायर करते वक्त अगर वो इस तरह का कोई भी मान लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में अपना कोई बिजनेस चालू नहीं करेंगे या आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक अपना बिजनेस चालू नहीं करेंगे, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वैलिड, ये वैलिड माने जाते हैं। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं कि भाई नए पार्टनर पे हम इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस या कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेगा, या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग, वो लोकल लिमिट तक या एक रीजनेबल टाइम तक अपना सेम बिजनेस चालू नहीं करेगा, या फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे सारे ही पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या इस लोकल लिमिट के अंदर जो पर्टिकुलर है वो हम लोग सिमिलर बिजनेस चालू नहीं करेंगे, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स हमेशा वैलिड माने जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेड कॉम्बिनेशन याद आया बच्चों, हीरो और होंडा ने जिस वक्त में एग्रीमेंट किया था, आप तो अलग हो गए कि पर्टिकुलर हीरो अपनी कार बना के नहीं बेचेगा, सॉरी बाइक नहीं बेचेगा, और होंडा भी अपनी बाइक नहीं बेचेगा, दोनों की बाइक साथ में जाएगी। तो ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन करके आप छोटा मोटा कोई रेस्ट्रेन अपने बिजनेस पे लगाते भी हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। बस मोनोपोली क्रिएट करना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आइस फैक्ट्री वाला कि एक विलेज में 2 आइस फैक्ट्रीज हैं और वो आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम लोग साथ में मिलकर के आइस को सेल करेंगे, लेकिन उनका पर्पस मोनोपोली क्रिएट करने का नहीं है, सिर्फ अपने बिजनेस एरिया को बढ़ाने का है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस वैलिड माने जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है। सेम बच्चों आप लोगों के काम की चीज थी, सर्विस एग्रीमेंट में जो नेगेटिव स्टेपुलेशन होता है कि जब तक आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो आप हमारे सिमिलर किसी भी और जगह पे काम नहीं करोगे, ठीक है। अपना डॉक्टर वाला एग्जाम्पल कि 5 साल तक आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस करोगे और इस बीच में आप अपना खुद का प्रैक्टिस अगर करते हो तो इस एरिया में स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, 5 साल तक, तो वो वाला चीज जो है वो एब्सोल्युटली वैलिड होती है। ऐसा तो सब जॉब्स के अंदर होता ही है या सर्विस एग्रीमेंट्स के अंदर होता है, बस रीजनेबल होना चाहिए। कभी अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी हमारे इस एरिया में काम नहीं करोगे तो वो सब चीजें वॉइड हो जाएंगी, नहीं तो वैलिड रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स,
कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जहां दो पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर हम एक दूसरे पर केस बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये तो आप लॉ के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि हम पूरे लॉ में यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई हम आपको केस करने का राइट दे रहे हैं और आप ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हो कि एक दूसरे पे केस ही ना करेंगे, तो लॉ कहता है ऐसे सारे के सारे एग्रीमेंट्स बिल्कुल वॉइड माने जाएंगे। या बच्चों याद है आपको, टाइम बाय डेप्ट हमारा 3 साल का होता है कि 3 इयर्स तक आप डिमांड कर सकते हो पैसे की, लेकिन आपने आपस में एग्रीमेंट करके इस 3 साल के टाइमिंग को चेंज करके 1 ईयर कर लिया कि देख भाई ऐसा है, मैं तुझे पैसा उधार दे रहा हूं, 1 साल में अगर पैसा वापस रिकवर नहीं हो तो केस कर सकता है, अगर उस वक्त केस नहीं किया तो उसके बाद राइट खत्म। अरे भाई जब लॉ तुमको 3 साल का टाइम दे रहा है तो तुम होते कौन हो 3 साल को 1 साल करने वाले, लॉ के अगेंस्ट में जाने वाले सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन इसके भी हैं, अगर दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि देख भैया ऐसा है, अगर हमारे बीच डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, है ना, लाइक पंच निर्णय, पंचायत, और वहां जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा, तो बच्चों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। देखो लॉ क्या कहता है, अगर आप एब्सोल्यूट रोक लगा देते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम चुपचाप घर पे बैठेंगे, कहीं जाएंगे नहीं न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, तो वॉइड होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में जा रहे हो तो वैलिड है। सेम उसी तरह से हमने डिसाइड किया कि देख भाई अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम यहाँ की सेशन कोर्ट में चले जाएंगे और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, चाहे मेरे फेवर में आए चाहे तेरे में आए, उसको मान लेंगे, उसके अगेंस्ट में हायर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, बस ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो भी वैलिड होगा। या बच्चे लोगों अगर जुरिस्डिक्शन एरिया अलग अलग है, मैं राजस्थान में हूं, सामने वाला महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र कोर्ट में भी केस हो सकता है, राजस्थान कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो हम सिर्फ राजस्थान कोर्ट में ही केस करेंगे, महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना भी वैलिड रहेगा। लॉ कहता है भैया जाओ अपने राइट्स लेने के लिए, कहीं तो जाओ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो वॉइड माना जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। और बच्चे लोगों अनसर्टेनिटी वाले एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं, आई वांट टू सेल माय कार इन 5 और 6 लाख, वॉइड होगा बराबर से, ये अपने को ध्यान में रखना है, शुरू से आप लोग जानते हैं। नाउ चैप्टर का बहुत जबरदस्त टॉपिक है बच्चों, वेजरिंग एग्रीमेंट। हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट्स मतलब बेट लगाना, शर्त लगाना, आज अगर बारिश हुई तो मैं तुमको 5 लाख दूंगा, नहीं तो तुम मुझे 5 लाख दोगे। इस बार अगर पेपर एकदम सुपर 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 इजी आ गया तो तुम मुझे 5 लाख देने वाले हो, टफ आया तो मैं तुमको 5 लाख दूंगा, बराबर। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बैटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, और ये मनी और मनीज वर्थ पे होते हैं। मैं तुमको पैसा दूंगा या तुम मुझे पैसा दोगे, मैं तुमको सामान दूंगा तुम मुझे सामान दोगे, ऐसा कुछ। सबसे बढ़िया चीज बच्चों, इवेंट अनसर्टेन होता है, दोनों पार्टीज का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, पेपर इजी भी आ सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ईच पार्टी क्यों एग्रीमेंट कर रही है, विनिंग और लूजिंग के लिए, उसके अलावा उस इवेंट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हाँ ये है कि सीए के पेपर की बात, जो एग्रीमेंट मैंने किया उसमें तो तुम्हारा इंटरेस्ट है और मेरा भी है, मैं भी चाहता हूँ इजी आए, तुम भी चाहते हो इजी आए, क्योंकि अच्छे से तुम्हारा पेपर हो, फटाफट इंटर के अंदर पहुंचो, तो वो एग्जाम्पल हटा देते हैं यहाँ से। बाकी बारिश आना नहीं आना, सिर्फ शर्त लगाई, ये मैच ये जीतेगी टीम, ये टीम हारेगी, हमने आपस में बैट लगा लिया, तो उस सब्जेक्ट मैटर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ विनिंग और लूजिंग के अंदर है कि एक जना जीतेगा एक जना हारेगा, ऐसे ऑल एग्रीमेंट्स आर वेजरिंग। और बच्चों वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, शर्त हारने वाले ने पैसे नहीं दिए तो जीतने वाला लीगली उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे जो आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। हॉर्स रेस वाला ट्रांजैक्शन बच्चों, हॉर्स रेस पे अगर पैसा लगाते हैं विनर के ऊपर कि ये घोड़ा जीतेगा, ठीक है, और विनिंग अमाउंट अगर बच्चों 500 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो फिर वो वेजरिंग नहीं माना जाएगा, याद रख लेना, भूलना मत। यानी अगर ये अमाउंट बच्चों लेस देन 500 है, 500 से कम का है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा, और 500 या उससे ऊपर का है तो वेजरिंग नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। 500 या उससे ऊपर का है तो वैलिड, उससे कम का है तो वॉइड, अपने को ध्यान में रखना है। लॉटरी, अब लॉटरी 2 तरह की होती है बच्चों, लॉटरी वो वाली कि भाई तुम्हारा एक नंबर खुलेगा और इतना पैसा मिलेगा, तो 2 बातें होंगी, या तो लॉटरी होगी गवर्नमेंट से ऑथोराइज होती नहीं, अनऑथोराइज है, तो इलीगल भी होगी, और वॉइड तो है ही है, वॉइड तो है ही है, इलीगल भी है, इंडियन पीनल कोड में जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन कई सारे स्टेट में गवर्नमेंट ने लॉटरी ऑथोराइज करके रखी है, और अगर ऑथोराइज है तो वॉइड तो तब भी रहेगी, जीतने के बाद पैसा नहीं मिले तो केस वेस नहीं ठुकता है, कोई केस नहीं कर सकते आप। लेकिन बस ये है कि इलीगल नहीं होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा भाई, ये फायदा ऑथोराइज का होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। स्पेकुलेटिव बच्चों, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन,
अगर फेयर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, शेयर का प्रॉपर परचेस करते हो, सेल करते हो, जेन्युइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वैलिड है। लेकिन अगर बेटिंग करते हो, आज रिलायंस के भाव बढ़े तो मैं तुझे 5 करोड़, नहीं तो तू मुझे 5 करोड़, आजा बेट लगाते हैं, तो ऐसा डिफरेंस पे पैसा कमाने की कोशिश करते हो, गैम्बलिंग, तो वॉइड एग्रीमेंट रहेंगे। क्रॉसवर्ड पजल्स, कॉम्पिटिशन, गेम शोज जहां या ओलंपिक्स वगैरह जहां तुम्हारा एबिलिटी यूज होता है, वो सारी चीजें हमेशा वैलिड होती हैं। ये देखो प्राइस जहां पे आपके स्किल पर है, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है, वो सब वैलिड है, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में गए, वैलिड है भाई, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस खोपड़ी दिमाग में आ रहा है। या मान लीजिए कोई सिंगिंग कंपटीशन में गए, वहां आपका वॉइस काम में आ रहा है, बराबर, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैगजीन में क्रॉसवर्ड या पजल छपा है जिसका आंसर पहले से पब्लिशर के पास में है, आप यहां से जवाब दोगे, वो उसे मैच करके आपको प्राइस दे देगा, तो वो चीजें सिर्फ लक पर डिपेंड है। इतने सारे लोग भेज रहे हैं, पता नहीं किसको प्राइस मिले, तो वो वॉइड एग्रीमेंट जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चे लोगों, वेजरिंग का कोलेटरल जो है वो नॉट अफेक्टेड होता है, आपको को पहले से पता है, याद है। वॉइड के कोलेटरल्स नॉट अफेक्टेड होते हैं, याद आया आपको। अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है तो उसका कोलेटरल भी इलीगल एंड वॉइड। लेकिन अगर कोई मेन एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है तो उसका कोलेटरल नॉट अफेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। और चूंकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं, तो इनके कोलेटरल वैलिड, वॉइड कुछ भी हो सकते हैं, नॉट अफेक्टेड रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों आखिरी पॉइंट, इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट तुमने किया जो इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड है, किस पर, इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर है या इम्पॉसिबल एक्ट पर है, तो वो वॉइड होता है। इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तो वॉइड। सर डिफरेंस क्या है, याद करो, मैंने कहा था अगर सनराइज ईस्ट की जगह पे वेस्ट में हुआ, यानी पश्चिम से सूरज निकला, मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। या मैंने कहा अगर तुमने सन को ईस्ट से उठा करके सुबह सुबह वेस्ट में रख दिया, तुमने रख दिया, तो मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, ये इम्पॉसिबल एक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, दोनों ही वॉइड है। हाँ, कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, मैंने कहा अगर ये डेड बॉडी जिंदा हो गई अगले 10 मिनट में, मैं तुमको पैसा दूंगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। इवेंट मतलब जो अपने आप होगा, एक्ट मतलब जो आप करोगे। अगर तुमने इस डेड बॉडी को जिंदा कर दिया, मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, ये एक्ट हो गया। लेकिन दोनों ही चीजें इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबिलिटी के एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। तो रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेनिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, इम्पॉसिबल एक्ट और इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये सारे भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर कवर है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा एक और रिवीजन सेशन है, अच्छे से सारी चीजों को तैयार करिएगा। अगले क्लास में आपसे फिर फटाफट मुलाकात होती है, जबरदस्त रिवीजन लगाएंगे।